बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंट्रीमेट्स कैसे हैं? उम्मीद है कि सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। आज एक नया दिन, नया टॉपिक, नई मोटिवेशन और हमारे साथ एक नए मेहमान होंगे जिनका वास्ट एक्सपीरियंस है हांगकांग के हवाले से। उन्होंने हमारे साथ नॉर्वे के हवाले से भी एक बैठक की थी और उन्होंने कंप्लीट तमाम वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करके दिखाया था। तो आज की जो हमारी ये नशिस्त है, जो सेशन होगा, इसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो हांगकांग के हवाले से करेंगे डिस्कस। वहाँ पे स्टडी, वहाँ पे लाइफ, वहाँ पे स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ और उसका वीज़ा प्रोसेस क्या है। तो हमारे साथ स्टूडियो में असद भाई जुड़ चुके हैं जो कि इस वक्त स्नो एरिया में बैठे हुए हैं, ठंड में -8 में। जी असद भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। अहमद भाई, क्या हाल चाल है? और सारे कंट्री में आपका क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक और खैरियत से होंगे जी। बाकी आज तो स्नो हमारे पड़ी हुई है और अच्छी खासी स्नो पड़ी हुई है। तकरीबन जो है ना, टेम्परेचर आज -7 के आसपास जो है ना टेम्परेचर है। और ठीक है। बहुत ज़्यादा ठंड है। मैं तो यूनिवर्सिटी भी नहीं गया, मेरा थोड़ा गला खराब था कल। तो आज गर्मी रहा हूँ सारा दिन ना। तो इतनी ज़्यादा स्नो में वहाँ पे कैसे सर्वाइवल होता है? रूम रूम में हीटिंग सिस्टम है, बाहर लाइफ ये नॉर्मल है? देखें, टी शर्ट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक्चुअली ये अक्सर हम बात करते हैं इनका ना सिस्टम, इन्होंने इतना एफिशिएंट बनाया हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर और हर चीज़ ना, कि अब मेरा भाई जो है वो रिसेंटली मूव हुआ है इटली में। तो वो पीछे बता रहा था मुझे, एक दो दफ़ा उधर कोई बारिश हुई है, उससे पहले इन्होंने बंद कर दिया, छुट्टी कर दी। तो यहाँ पे तो तूफान आए, आंधी आए, जो मर्जी हो ना, हमारा सिस्टम जो है उन्होंने ऐसे वेल मैनेज किया हुआ है। हर चीज़ साफ़ हो जाती है, स्नो पड़ती है, साथ साथ पीछे सफाई चल रही है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा सिस्टम है। मतलब ना, कोई छुट्टी छुट्टी वाला चक्कर नहीं है कि स्नो की वजह से कोई छुट्टी हो या ऐसे हो। ठीक है। अच्छा असद भाई, आज आज हम डिस्कस करेंगे हांगकांग के हवाले से। हाँ जी, तो बिल्कुल। पहले बताएं कि हांगकांग कहाँ पे है और वहाँ पे स्टडी कैसी है और वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आज हमने सोचा कि हांगकांग को डिस्कस करें। हांगकांग में मैंने जॉब की है तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा, एज रिसर्च असिस्टेंट। तो हांगकांग वैसे तो एक छोटा सा कंट्री है, बिल्कुल। एक किस्म का सिटी है, इंटरनेशनल सिटी कहते हैं। अभी वो पहले हांगकांग जो था ब्रिटिश कॉलोनी थी, सेम एज पाकिस्तान। पाकिस्तान का ये कह सकते हैं, पाकिस्तान में कब्जा किया हुआ था। तो लेकिन हांगकांग का ये है कि हांगकांग को चाइना ने लीज पे लिया हुआ था। ब्रिटिश ने लीज पे लिया हुआ था चाइना से 100 साल के लिए। नाइनटीन एटीन 1898 में शायद लिया था उन्होंने, 1898 के आसपास ना। तो वो ब्रिटिश छोड़ के चले गए 1998 के करीब। तो उसके बाद वो चाइना को मूव हो गया। तो अभी ऑफिशियली चाइना के अंडर है, लेकिन ऑपरेट वो सेपरेट करता है। मतलब ऑटोनमस रीजन है, मतलब उनका अपना पासपोर्ट है, करेंसी है, बॉर्डर है, हर चीज़ है। छोटा सा कंट्री है लेकिन बड़ा रिच कंट्री है। और एक किस्म का इसको गेटवे टू चाइना कहते हैं, क्योंकि पहले जो मेन पोर्ट थी वो हांगकांग ही थी। वो हर किस्म की जो भी ट्रेड और जो भी है वो चाइना की हांगकांग के थ्रू ही होती थी। अब वक्त के साथ साथ चाइना ने अपने आप को मजीद अपग्रेड कर लिया हुआ, स्पेशली जो उनका रीजन है शेंजन, अभी उसको मोस्टली यूज कर रहे हैं। तो इस चीज का, हांगकांग के रिच होने का अंदाजा जो है वो इसी चीज से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की कुल फॉरेन असासे मेरे ख्याल पे 7-8 बिलियन डॉलर है, हांगकांग के 485 बिलियन डॉलर है। बिल्कुल। और पाकिस्तान हाँ। के असद से जो यूके में रोज वैलेट होटल है वो भी बिक चुका है, अच्छा। अनफॉर्चुनेटली। अच्छा ये बताएं असद के, हांगकांग में जो एजुकेशन है वहाँ पे क्वालिटी कैसी है वहाँ पे? अच्छा, क्योंकि एजुकेशन स्पेशली। हाँ हाँ। चाइना में तो हमने बैरियर बहुत ज़्यादा देखा था एजुकेशन जब हम ले रहे थे। तो कंप्रोमाइज्ड हमने देखी थी वहाँ पे ना एजुकेशन चाइना की, कंप्रोमाइज इन व्हाट सेंस? कि जब लैंग्वेज बैरियर आ जाता है ना, हम डीपली पूछ सकते थे ना वो डीपली बता सकते थे। अच्छा, नहीं, हांगकांग में जो है ना, हांगकांग के जो लोग हैं मोस्टली, स्पेशली यूनिवर्सिटीज में, उनकी इंग्लिश जो है वो
क्वाइट प्रोफिशिएंट है, मतलब बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं। मुझे मतलब ताइवान में बहुत इश्यूज हुए थे लैंग्वेज के हवाले से, सेम एज के आपको चाइना में हुआ है, लेकिन हांगकांग में मुझे कोई ऐसा कुछ खास हुआ है, कोई हर्डल या इशू फेस नहीं हुआ जो मैं समझता हूँ लैंग्वेज के हवाले में। और बिकॉज ऑफ ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, सेम एज इन केस ऑफ पाकिस्तान में हमारे तो कोई बंदे जो है अच्छी खासी अंग्रेजी बोल लेते हैं, मतलब जब भी फॉरेन में जाते हैं। तो हांगकांग में लैंग्वेज बैरियर जो है, और मज़े की चीज़ ये है हांगकांग की लैंग्वेज जो है वो कैंटोनीज है, वो चाइनीज भी नहीं है। हाल तो वो चाइनीज बोल लेते हैं, वो भी हर बंदा बोल लेता है, लेकिन उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो वैसे है वो कैंटोनीज है, और वो चाइनीज से भी मुश्किल है। मतलब चाइनीज में होती हैं 4 टोन होती हैं, तो उनकी 9 टोन है, 9 टोन्स। अब खुद ही हिसाब लगा लें। ठीक है। हाँ, लेकिन फॉर एजुकेशन पर्पस लाइक बैचलर मास्टर पीएचडी आपको लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है कैंटोनीज। ठीक है। तो जितने भी हमारे ऑडियंस हमें सुन रहे हैं, तो वो हांगकांग को लाज़मी एक्सप्लोर करें। वहाँ की एजुकेशन, वहाँ की ट्रेड और वहाँ की करेंसी और वहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। अच्छा, ये हाँ, बताएँ कि वहाँ पे कौन-कौन सी स्कॉलरशिप्स एग्ज़िस्ट करती हैं? जैसे चाइना में सीएसई भी है, प्रोफ़ेसर बेस्ड स्कॉलरशिप भी हैं, यूनिवर्सिटी की अपनी भी हैं और प्रोविंशियल बेस्ड स्कॉलरशिप भी हैं। तो हांगकांग में कौन-कौन सी स्कॉलरशिप्स एग्ज़िस्ट करती हैं? अच्छा, हांगकांग में जो मेन स्कॉलरशिप है ना, वो एक तो हांगकांग गवर्नमेंट फेलोशिप है, गवर्नमेंट फेलोशिप है उनकी, उसको बड़ी फेमस और मशहूर स्कॉलरशिप अभी भी ओपन है, उसकी डेडलाइन 1 दिसंबर होती है। तो वो सबसे हाईली पेड, मेरे ख्याल में इस वक्त पूरी दुनिया की अगर आप पीएचडी की बात करें, सबसे हाईली पेड स्कॉलरशिप वही होगी, क्योंकि उसमें जो स्टाइपेंड है वो तकरीबन 27,000 हांगकांग डॉलर है पर मंथ। ट्यूशन फीस वेवर भी है, और आपको अलाउंस भी मिलता है कुछ, लाइक फर्स्ट ईयर आपको 40,000 अलाउंस मिलता है, मतलब उसको डिवाइड करें 12 पे 3,000 वो भी हो गया, तो उसके बाद 20,000 पर ईयर मिलता है। तो ओवरऑल बहुत हाईली पेड स्कॉलरशिप है। लेकिन उसके साथ साथ कंपेटिटिव भी बहुत है। उसके लिए जो मेन चीज़ है आपकी, अच्छे पेपर होने चाहिए जर्नल में, बैचलर में आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपका सीजीपी अच्छी होनी चाहिए बैचलर। एक मजे की चीज़ है हांगकांग में, जब पीएचडी में एडमिशन होता है मास्टर की बेस पे नहीं होता, बैचलर की बेस पे होता है। इवन आपने मास्टर किया हुआ है, लेकिन आपकी जब एडमिशन होगा वो सीजीपी आपकी बैचलर की देखेंगे, आपका स्कोर बैचलर का देखेंगे। तो मैं खुद बड़ा कंफ्यूज हुआ था इस चीज के मामले में। मैंने तो पूछा भी लोगों से, मैंने कहा यार अगर चलो मान लिया जिस बंदे ने बैचलर किया उसकी तो देख के मास्टर की क्यों देखते हैं? कहते हैं कि उनका क्राइटेरिया ये है कि बैचलर पे एडमिशन डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। तो वो सबको इक्वल लेवल पे जज करने के लिए उन्होंने कहा हुआ कि बैचलर ही चेक करना है सारों का। तो हांगकांग में एडमिशन लेने के लिए ये चीज याद रखें कि आपकी मास्टर की सीजीपीए इतनी मैटर नहीं करती, बैचलर की करती है अगर आपने पीएचडी में एडमिशन लेना है। और उसके अलावा बैचलर के बहुत स्कॉलरशिप आते हैं अमर भाई उधर। और ये जो है ना आपके कराची इस्लामाबाद की जो कह सकते हैं हम अपर मिडिल क्लास जो है लोग हैं, जिनको इन चीज़ों के जो पढ़ते हैं पिकन हाउस या इस तरह के स्कूलों में पढ़े हुए हैं ए लेवल वगैरह, उनको इन चीज़ का पता होता है। और उधर जाके हमने देखा था बड़े लोग मिले थे हमें जो ए लेवल करके एफएससी के कम थे, ज़्यादा ए लेवल वाले थे जो डायरेक्ट अप्लाई करते हैं हांगकांग की यूनिवर्सिटीज में। हांगकांग पॉलीटेक्निक यूनिवर्सिटी हो गया, सिटी यू, एच के यू, वहाँ पे स्कॉलरशिप भी आते हैं, उनको ट्यूशन फी वेवर मिलता है कंप्लीट। और उसके साथ साथ उनको आई थिंक डोम भी फ्री मिलता था, और साथ 50,000 हांगकांग डॉलर एनुअली, मतलब 4,000 पर मंथ, और 4,000 इनफ है आपके लिए फूड के लिए जब अगर आपको डोम मिला हुआ है तो। तो वो बड़े जो लाइक लाइक इस तरह के बच्चे कराची इस्लामाबाद के हैं ना, वो जाते हैं। तो अगर एफएससी में भी मैं समझता हूँ अगर किसी बंदे के मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं, मतलब अभी तो काफ़ी लोग हैं बड़े बड़े अच्छे अच्छे मार्क्स हैं, तो दे शुड ट्राई इन हांगकांग। उनको लाजमी ट्राई करना चाहिए अगर आपके 90% से ऊपर मार्क्स हैं, और आजकल तो आम है 91, और अभी तो मतलब एफएससी वाले ए लेवल वालों को भी काट रहे हैं, तो उसको अप्लाई करें लाजमी हांगकांग में, तो उसका बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो पीएचडी की तरफ दोबारा आते हैं, एक तो हांगकांग गवर्नमेंट फेलोशिप हो गई, देन आफ्टरवर्ड्स उसके अलावा जो है ना प्रोफेसर स्कॉलरशिप भी होती है वहाँ पे ना, जो एक किस्म की, वो दो दो होती हैं। एक उसको बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट फेलोशिप बोलते हैं, स्टूडेंटशिप भी कहते हैं उसमें। अच्छा, तो भाई सॉरी, कमेंट्स आए हैं कि बैचलर को थोड़ा सा मजीद एलेबोरेट करें, तो काइंडली इसको कर दें क्योंकि ज़्यादातर बच्चे बैचलर्स के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं।
अच्छा अच्छा, बैचलर को मज़ीद एलाबोरेट कर देते हैं। अच्छा, बैचलर का ये है कि बैचलर में जैसे मैं बता रहा था कि बैचलर में होता ये है कि आपकी अगर मार्क्स बहुत अच्छे हैं, जो मैंने उस वक्त लोग देखे थे, वो थे कराची के और इस्लामाबाद के, मोस्टली ए लेवल वाले। तो बैचलर का हम बैचलर पे एक जो हमारा दोस्त उधर पढ़ रहा है उसको भी किसी टाइम ले लेंगे, अगर अभी कहते हैं तो अभी मैं चेक कर लेता हूँ ऑनलाइन, उसके साथ मैसेज करके पूछता हूँ, उसको ठीक भी है। ले लेते हैं हम साथ। तो बैचलर ठीक है। में ये होता है कि आपके अगर मार्क्स अच्छे हैं एफएससी में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में। हांगकांग पॉलीटेक्निक यूनिवर्सिटी हो गया, सीटीयू हो गया, एच के यूएसटी हो गया, और एच के यू। तो इन सारों में जो है ना बैचलर की स्कॉलरशिप्स आती हैं, जिसमें आप अच्छे मार्क्स अप्लाई करें तो आपको बैचलर का ट्यूशन फी वेवर मिलता है और उसके साथ स्टाइपेंड भी मिलता है। तो अ, उसमें इंजीनियरिंग के इनके काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं। मतलब जो पॉलीटेक्निक यूनिवर्सिटी जहाँ पे ज़्यादातर मैं लोगों को मिला था, वो बेसिकली इनकी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है हांगकांग की, और बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो उसमें एविएशन वगैरह जो हो गया उसके कोर्सेज थे, सिविल इंजीनियरिंग, और मोस्टली कोर्सेज वहाँ पे इंग्लिश ही में हैं, तो आप सब पे अप्लाई कर सकते हैं। उसकी एग्जैक्ट मुझे डेडलाइन आइडिया नहीं है किस वक्त होती है बैचलर की। उसको या उसको हम दोबारा सेशन के थोड़ा एंड होने पे, तब तक मैं उसको मैसेज किया, अगर वो हमें ज्वाइन करता है लड़का, थोड़ा वो बता देगा, वरना हम डेडलाइन देख लेंगे। तब तक हम ठीक पीएचडी है। को मेल में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ठीक। पीएचडी एक तो ये क्वेश्चन भी है, हांगकांग पीएचडी फेलोशिप में अकोमोडेशन फ्री होती है, स्टाइपेंड में से पे करना। अच्छा, अकोमोडेशन का ये होता है कि हम वैसे तो एंड में क्वेश्चन लेंगे, लेकिन अकोमोडेशन का ये होता है कि फर्स्ट ईयर में ना मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो फर्स्ट ईयर में अकोमोडेशन फ्री होती है, अगर आपको यूनिवर्सिटी के हाल में मिल जाती है अकोमोडेशन। फॉर एग्जांपल सिटी यू जो हो गई ना, सिटी यू ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे अगर आपको अकोमोडेशन हॉल में अकोमोडेशन मिल जाती है, तो पहला साल आपको, अगर आप फेलोशिप में आए तो आपसे नहीं लेते स्टाइपेंड। लेकिन उसके अलावा भी फिर भी अगर आपको फेलोशिप मिलती है, तो मैं समझता हूँ आप बहुत ही अमीर तरीन बंदे होंगे, आप अकोमोडेशन इजीली अफोर्ड कर सकेंगे, क्योंकि वहाँ पे लोग स्टूडेंटशिप पे भी गुजारा करते हैं। तो सेकंड नंबर पे जो हम स्कॉलरशिप डिस्कस कर रहे थे, वो पोस्ट ग्रेजुएट फेलोशिप होती है, स्टूडेंटशिप होती है। उसमें भी आगे दो किस्में हैं उसकी ना। समटाइम्स होता है कि प्रोफेसर की अपनी फंडिंग होती है, ठीक है, वो प्रोफेसर डायरेक्टली एक बंदा उसको कांटेक्ट करता है, तो वो उसको कह देता है ठीक है मैं रख लूंगा, वो उसको अपने प्रोजेक्ट से वो रिकमेंड कर देता है, तो वो यूनिवर्सिटी जो है उसको ओके कर देती है। बाज़ का तो होता है कि प्रोफेसर के पास फंडिंग नहीं होती, वो यूनिवर्सिटी की जो पोस्ट ग्रेजुएट फेलोशिप होती है उसके लिए ना कोशिश करता है, रिकमेंड करता है उसको, ठीक है। तो वो समटाइम्स होता है, वो वहां से लग जाती है। उसमें जो होता है स्टाइपेंड आपको होता है 17,500 हांगकांग डॉलर के करीब। और उसमें उसमें फिर आगे दो किस्में आती हैं। एक होता है जिसमें आपको ट्यूशन फी पे करना पड़ती है साथ में, पर मंथ तकरीबन 3,500 ट्यूशन फी पे करना पड़ती है। एक होता है कि जिसमें ट्यूशन फी वेवर मिल जाता है आपको, सम टाइम डायरेक्टली यूनिवर्सिटी वेवर कर देती है, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं या आप रिकमेंड हुए थे हांगकांग फेलोशिप के लिए, फेलोशिप नहीं लगी या स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएट फेलोशिप लगी है, तो वो आपको फीस छोड़ देते हैं। या उसके बाद फिर होता है कि अगर फिर भी फीस नहीं जाती, तो एक स्कॉलरशिप है रोड एंड बेल्ट, सेम लाइक चाइना जिस तरह होता है ना, वहाँ की ट्यूशन फी वेवर स्कॉलरशिप है रोड एंड बेल्ट की। तो उसमें आप अप्लाई कर देते हैं अपने सुपरवाइजर से सिग्नेचर वगैरह करवा के, तो वो अगर आपका लग जाता है तो आपको ट्यूशन फी वेवर मिल जाएगा। ये जो है ना मेन जो वहाँ पे ना स्कॉलरशिप चल रही है, मेजोरिटी जो है वहाँ पे लोग वो इसी में है, स्टूडेंटशिप या पोस्ट ग्रेजुएट फेलोशिप जहाँ मोस्टली जिनको मैं मिला था। और सम ऑफ दोज वर विदाउट हैज टू पे ट्यूशन फी, लेकिन कुछ थे कि उनको ट्यूशन फी पे करना पड़ रही थी। तो ये जो है ना पीएचडी का सीन है, लेकिन ओवरऑल अगर 17,500 भी मिल रहा है आपको, ट्यूशन फी पे करना पड़ रही है, तो देन फिर भी ये स्टाइपेंड अच्छा है हांगकांग में। हाँ, अकोमोडेशन इश्यूज हैं हांगकांग में। अकोमोडेशन जो है वो जगह बहुत क्रीपी स्मॉल हाउसेस, लेकिन वो सबका इशू है, जो हांगकांग के अपने लोग हैं वो भी वही सफ़र कर रहे हैं, तो इसमें कोई एक नई चीज़ नहीं है। तो अकोमोडेशन के अलावा जो है हांगकांग जो है एक बहुत अच्छी जगह है, जो वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग बहुत हाई है। अगर आप देखेंगे ना, चेक करेंगे, एच के यू जो इस वक्त है वो टॉप 20 में आती है। जब मैं था तब 23 रैंकिंग थी, लेकिन अभी मेरे ख्याल में 21 या 20 के आसपास है। फिर पोली यू जो है पॉलीटेक्निक यूनिवर्सिटी, वो भी
50 के अराउंड है। CTU जो है वो भी 50 के अराउंड आसपास, और HKUST जो 4 यूनिवर्सिटीज हैं इनकी टॉप 100 में आती हैं हर साल जो है ना। तो जो है ना यूनिवर्सिटीज जो है उनकी बहुत अच्छी हैं, और रिसर्च का जो है ना लेवल भी काफ़ी हाई है वहाँ पे हांगकांग में। जो है ना एक अच्छा रगड़ा लगाते हैं प्रोफेसर काम करवाते हैं आपको, लेकिन उनकी रिसर्च जो है काफ़ी अच्छी निकलती है। मगर असद भाई मैंने देखा है कि वो रगड़ा लाजमी लगता है बच्चों को, बट वो बच्चे आज यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा बैठे हुए हैं, जो एग्जैक्टली हांगकांग एग्जैक्टली। से जिन्होंने अपनी तालीम कंप्लीट की थी। तो लाजमी आप हांगकांग में ट्राई करें। ताइवान और हांगकांग से जो फारग होता है उसकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन यूएसए, कनाडा या US से ऑस्ट्रेलिया। कनाडा होती है, एग्जैक्टली। हाँ, ठीक है। मगर हम मैं खुद कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अगर PhD की हुई है वहां से, तो भी पोस्ट डॉक के लिए US चले गए हुए हैं। तो मेजोरिटी इवन के PhD के दौरान भी काफ़ी लोग जो एक्सचेंज पे US गए हुए हैं। और फिर उसके अलावा जैसे मैंने इफ्तिखार भाई की एग्जांपल दी थी आपको लास्ट टाइम, उन्होंने हांगकांग में ही अभी फिलहाल, लेकिन उनको वो ग्रीन कार्ड मिल गया US का, उनकी जस्ट पब्लिकेशंस की बेस पे। हांगकांग से PhD है उनकी। तो हांगकांग जो है बहुत अच्छी जगह है एजुकेशन के लिहाज से, अगर आपने रिसर्च ठीक है। करनी है, PhD करनी है तो ठीक है बहुत अच्छी जगह है। इफ्तिखार भाई, आपसे गिला है अगर आप सुन रहे हैं, मैंने आपको मैसेजेस किए थे, तो काइंडली आप हमारे साथ एक नशिस्त करें। तो हमारी भी पब्लिकेशन होने वाली हैं, तो हम भी इधर से बैठ के ही ग्रीन कार्ड अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो असद भाई कभी उनको लेके आए, उनसे चले मैं सारा बात बता। करूंगा, एक्चुअली वो ना बड़े बिजी होते हैं, मैसेज कम ही देखते हैं। तो मैं उनसे ना इंशाल्लाह लाज़िम बात करूंगा। अभी तो वैसे भी वहाँ पे टाइम काफ़ी 12 बजे होंगे हांगकांग में। ठीक है। तो हाँ, लेकिन मैं उनसे बात करूंगा इस मामले में ना। लास्ट टाइम थोड़ी सी मेरी गपशप हुई थी। ज़्यादातर वो बिजी होते हैं, हांगकांग का कुछ टाइम डिफरेंस, और वैसे रिसर्चर बनते हैं सही मायनों में। तो लेकिन मैं उनसे बात करूंगा इस मामले में। ठीक है तो इसके इंशाल्लाह। अलावा हांगकांग में हम फिर डिस्कस करते हैं आरशिप वगैरह को भी करें, पोस्ट डॉक। हाँ, पोस्ट डॉक भी करते हैं, अगर किसी ने पोस्ट डॉक के लिए ट्राई करना है तो फिर हम जो लिंक्स हैं वो एक्सप्लोर करेंगे। तो इसके बाद हम इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी डिस्कस करेंगे, वहाँ की लाइफ, वहाँ के एक्सपेंसेस। तो ये सारा जो घंटा है वो इंशाल्लाह असद भाई जो है इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। और जो स्कॉलर्स होते हैं उनकी गुफ्तगू से फ़ायदा उठाया करें, उनसे गुफ्तगू किया करें। मैंने ये लिंक पेस्ट किया है, अगर किसी ने असद भाई से डायरेक्ट बात करनी है तो वो इस लिंक को ज्वाइन करके, तो हम अपनी जो स्लॉट्स हैं उनमें कॉलर की भी एक स्लॉट जो है वो फ्री रखते हैं। तो अब असद भाई कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं वो एक्सप्लोर करवाएंगे हमें, जहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं मास्टर्स, PhD और बैचलर्स का उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू चलें, अप्लाई होता है वहाँ। ये अमर भाई, लड़का आ रहा है महमूद मजहर, ठीक है, उसको इन करें। वो हमें बैचलर के बारे में बताएगा। हांगकांग में वो खुद इस टाइम बैचलर कर रहा है, और फाइनल ईयर, आई थिंक फाइनल ईयर ठीक। ही चल रहा है उसका। 2021 22 23 24, हाँ। तो वो से बात हो गई है, वो ठीक है। बैचलर के बारे में हम थोड़े से क्वेश्चनिंग करते हैं उसको। चलें ठीक है असद भाई, जैसे ही वो स्टूडियो में इन होते हैं तो हम उनको ले लेते हैं। तो ओके। मैं दोबारा लिंक पेस्ट कर देता हूँ, अगर लिंक ऊपर चला गया है। जिसने बात करनी हो बैचलर के स्टूडेंट से जो वहाँ पे हैं, उनसे बात कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके जी हैं। वहाँ। हेलो। हेलो। हाँ जी हेलो महमूद भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। वाह इस्लाम, जी जी थैंक यू फॉर वालेकुम। ज्वाइनिंग। बैकग्राउंड अपना जी ब्लर जी कर कोई लो, बात। और थोड़ा सा, अच्छा ब्लर कर दूं? हाँ ब्लर कर लो। तो कैसे करना है ब्लर? सेटिंग्स में जाएं। यार मैं ना लैपटॉप ले आता हूँ फिर अपना। चलो लैपटॉप ले आओ, ले आओ, ले आओ, बस लैपटॉप लैपटॉप ले आओ। को लेना। हाँ ले आओ, अभी चल रहा है सेशन, लैपटॉप ले आओ। अच्छा, हाँ। तो उसके अलावा जो है एबर भाई, हम उसको डिस्कस करते हैं आरे की अपॉर्चुनिटीज। लाइक मैं जो था हांगकांग में एज रिसर्च असिस्टेंट गया था ठीक है। ताइवान से। तो इवन के PhD हासिल करने का भी सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि पहले आप आरशिप को टारगेट करें रिसर्च ठीक है। असिस्टेंट पे। अच्छा, रिसर्च असिस्टेंट का ये है, एक तो ओपन पोजीशंस आती हैं बहुत ज़्यादा उनकी हर यूनिवर्सिटीज़ के। आप लिखेंगे ना, लेट्स सपोज, ये सिंपल फार्मूला बता रहा हूँ, आपने चेक करनी है रिसर्च असिस्टेंट पोजीशन, आप लिखते हैं पोली यू रिसर्च असिस्टेंट जॉब्स। जब आप क्लिक करेंगे गूगल पे, लिखेंगे, सामने पोर्टल खुल जाएगा, पहले भी आपको पता चल जाएगा कितनी ऑनलाइन पोजीशन चल रही हैं। सेम गोज फॉर CUH के, चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, सेम गो फॉर CTU, HKUST, और
HKU, ये 5 जो उनकी मेन यूनिवर्सिटी है, 5 में आप ऐसे लिखें तो आपको आरए की पोजीशन आ जाएंगी, उस पर डायरेक्टली अप्लाई करें। अब आरए का इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब काफ़ी प्रोफेसर होते हैं वो डायरेक्टली आपको पीएचडी रिक्रूट नहीं करते, वो चेक करते हैं कि बंदा बाकी लेवल का है या वो हमारी टीम पे चल सकेगा, तो वो एज आरए लेते हैं। और आरए के लिए यही है कि आप अप्लाई करें डायरेक्ट उनकी वेबसाइट्स पे आके, जो ऑनलाइन जो दी हुई हैं वैकेंसी जो मैंने बताया 5 यूनिवर्सिटी, अब डायरेक्ट एज आप आरए अप्लाई करें। और आरए की सैलरी भी जो है वो अच्छी खासी होती है, 21,020 के अराउंड होती है। तो उसके बाद फिर वो आपको पीएचडी में कन्वर्ट कर लेंगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका वही कोल्ड ईमेल्स है, डायरेक्टली आप प्रोफेसर्स को अप्रोच करें। अब अक्सर बाज का मोस्टली प्रोफेसर रिप्लाई नहीं करते होते, तो इशफाक भाई, क्या क्वेश्चन है आपका? क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप असद भाई से? अस्सलाम वालेकुम अमर भाई, आप कैसे हैं? असद भाई, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी जी आवाज इशफाक भाई, थोड़ी सी कट रही है, शायद इधर वीकेंड का मेरी इशू आवाज होता आ है रही है, ना। मैं हमें आ चाइना रही से है। आप बात कर बोले, रहा आप हूँ। पूछें, क्वेश्चन पूछें, क्वेश्चन पूछें। अच्छा, मैंने तो सेशन अभी अभी ज्वाइन किया था, तो हांगकांग का सुन रहा था। हाँ जी, तो हाँ जी, हाँ फिलहाल जी। मैंने अभी मास्टर्स किया हुआ है। मास्टर्स अभी कंप्लीट नहीं है, फाइनल चीज चल रही है फिलहाल। तो फिर कहाँ मैं से सोच मास्टर्स रहा किया था आपने? मैं अप्लाई करूँ पीजी के लिए। हाँ हाँ, कहाँ मैं से किया यूकास में मास्टर? कर रहा हूँ अभी, यूकास चाइना में? मास्टर्स कर रहा हूँ अभी। हाँ हाँ चाइना जी। से? तो तो अभी आपकी फिलहाल मैं पब्लिकेशंस कर हैं? रहा हूँ। जी 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 जी। फर्स्ट ऑथर्स? पब्लिकेशन दो फर्स्ट ऑथर्स हैं, बाकी स्टार्ट हो गई है अभी तक। तो फील्ड मेरी कौन सी है थोड़ी आपकी? आवाज कट रही है, पता नहीं। नहीं नहीं, हमें आवाज आ मेरी रही है जियोलॉजी। आपकी। क्या अच्छा फील्ड क्या ठीक है, बताइए अच्छा। आपकी? आपकी जियोलॉजी फील्ड है मेरीन इशफाक? जियोलॉजी, मेरीन चाइना? जियोलॉजी। अच्छा, जियोलॉजी फील्ड है। हाँ, हाँ मतलब ये अर्थ साइंस वगैरह से रिलेटेड हाँ ही जी होगी ना ये? जी। जी जी, एग्जैक्टली ऐसा ही है। हाँ एग्जैक्टली। तो इसकी अर्थ साइंस की जो है ना, CUHK में डिपार्टमेंट है इसका, चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग में ना, अर्थ साइंस का। अभी रिसेंटली वहाँ पे भी हमारा एक दोस्त था, उसने पीएचडी की है, अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ है अर्थ साइंस से, उसकी भी मास्टर चाइना से ही था। तो अभी 10 दिन है, अगर अभी भी आप अप्रोच करते हैं प्रोफेसर्स को, हो सकता है आपको रिप्लाई कर दें और आप फेलोशिप पे अप्लाई कर दें। तो अगर आप नहीं, जी जी। असल में बात यह है ना असद भाई, हमारी अभी जो डिफेंस होगी वो जून या तकरीबन मई या जून में होगी इधर। हाँ तो आप अभी कर मेरी सकते हैं ना कंटिन्यू ज्वाइन, है, क्योंकि एंड ये देन दूसरा ये सितंबर लेकिन मेल्स 2025 मैंने कुछ इंटेक है। ये नहीं, मेल्स सितंबर। मैंने कुछ प्रोफेसर को किए हैं। हाँ हाँ। हाँ जी जी। असद भाई आवाज आ रही है? मेल्स मैंने हाँ कुछ जी, हाँ जी। प्रोफेसर को किए थे, लेकिन ठीक है। मतलब 10 से 15, तो वो मोस्टली यही कह रहे हैं कि ये यकम दिसंबर से पहले आपने करना हो। उससे पहले मेरे पास अभी ये फिलहाल तो थोड़ी सी मसरूफियत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हमारे मीट चल रहे हैं। एंड हाँ देन हाँ। चाइनीज लाइफ, ये समझ लें कि पाकिस्तान में मेरी कोई पब्लिकेशन नहीं थी। जब से इधर आया हूँ, दो हम्म। फर्स्ट आता है, अभी एक रिव्यू पेपर Q1 का आ गया है। एंड देन वेरी गुड। दूसरा मेरी बैचलर्स की रिसर्च थी, तो वो भी इधर आके मैंने पब्लिश करवाया। तो फिलहाल अभी सही। इधर आके रिसर्च के कुछ आइडियाज वगैरह हो गए हैं। एंड देन सही। कुछ मैं वहीं प्रोफेसर हन करना चाह रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल अमर भाई और उसका सेशन ले रहा था, तो उसकी इटली की लाइफ देख के मुझे अभी खुद मुझे थोड़ा सा वो हो रहा है, या मैं इटली निकलूं या इधर निकलूं। इधर मेरी लाइफ भी इस तरह हो गई है कि लेफ्ट टू रूम, टोटल मेरी लाइफ में देख ही नहीं है। थोड़ा सा हाँ, कॉन्फिडेंस था, यूरोप वो में भी तो, चला गया यूरोप फिलहाल। में यूरोप तो में ऐसे ही है। यूरोप में अन- लाइफ डिफरेंट है एज कम्पेयर टू एशियन कंट्री। हम्म, तो उसमें फिर ये एक तो ऑप्शन ये है कि हम्म, अप्लाई तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये सितंबर 2025 इनटेक है। लेकिन अगर तो आपको प्रोफेसर के रिप्लाई आ रहे हैं, दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप उनको ये कन्विंस कर लें कि मैं अभी ग्रेजुएट नहीं हुआ, ग्रेजुएट में लेट होऊंगा, कि रादर देन पीएचडी अगर आप मुझे आरए ले लें, मैं आरए शुरू कर लेता हूँ समर से, नेक्स्ट समर से उसका प्रोसेस वगैरह, वीज़ा वगैरह या ये शुरू कर दें वो। तो रिसर्च असिस्टेंट का उनको कन्विंस कर लें कि मैं रिसर्च असिस्टेंट आ जाता हूँ, तब तक मेरे ग्रेजुएशन भी हो जाएगी, पब्लिकेशन आ जाएंगी, और मैं नेक्स्ट ईयर पीएचडी अप्लाई कर दूंगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप उन प्रोफेसर को ये कन्विंस कर सकें तो। बिल्कुल। तो लेकिन एक इशफाक, बात यही हुआ, मैं आस्टन मैंने मेल किया
एमआर भाई सॉरी अगर टाइम है तो मैं ये यूथ आश्रम एक प्रोफेसर तो उससे मेल किया, वो एग्री हो गए कि तो मैं आपको एज ए स्टूडेंट लेता हूँ। तो देन उसके बाद उसने कहा कि इस सेमेस्टर में आप अप्लाई करना होगा। तो मैं असल में उधर भी तकरीबन स्प्रिंग सेमेस्टर का मैंने उससे कहा कि स्प्रिंग सेमेस्टर में तो उसको मैंने कंसिडर पहले मेल में भी कंसिडर किया था कि मैंने सीवी बना के मैंने इस टाइम एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं इस टाइम मैं क्या कहते हैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा। देन उसके बाद मैंने मेल किया, मेल करने के बाद उसका रिस्पांस आया, उसने कहा कि आप अभी उधर भी पहले थी जेडी थी और देन अभी उन्होंने एग्जाम किया हुआ है, फिर वो कह रहे थे कि आप आईलेट्स और टोफल स्कोर इस टाइम प्रिपेयर है उनके लिए। मैंने कहा कि मैं स्प्रिंग मतलब ये स्प्रिंग सेमेस्टर से पहले पहले 2025 जो है जून जुलाई से पहले पहले उनकी डेडलाइन थी, मैं करूंगा। उसके बाद मैंने इसको मेल किया, इसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। तो मैं अभी ये चाह रहा हूँ कि इटली का तो मैं कल सेशन सुन रहा था, तो उसमें तो कोई आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो सोचे अभी नॉर्वे का सोचे, मैंने अभी पूरा सुना भी नहीं है, तो लाइव जा रहा था ऊपर से, तो मैंने चुपके से ऑनलाइन हो गया था। और अच्छी हमारे हम पख्तून ने थोड़ी उर्दू भी शायद हमारी अच्छी ना हो, समझ नहीं नहीं आएगी या नहीं 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 अभी ये भी पता है। नहीं नहीं, एक्सेंट एक्सेंट थोड़ा आता है, उर्दू सारी सब कुछ ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो आप माशाल्लाह जी काफ़ी प्रोग्रेसिव माइंड के बंदे लग रहे हो और बड़ी कोशिश कर रहे हो। तो उसकी रीज़न ये है, बाज़ का प्रोफेसर जो है बिजी होते हैं, थोड़ा वेट कर लें, रिमाइंड करवा दें। और रादर देन अगर आपको कोई पोजीशन नहीं भी मिल रही तो आप फ्री टाइम में अगर इन कांटेक्ट में भी रह रहे हो प्रोफेसर में, तो ये किस्म की बहुत बड़ी आप नेटवर्किंग कर रहे हो, आपको डेफिनेटली फ्यूचर में काम आएगी। तो इसकी सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हमारा एक दोस्त था अभी ताइवान से, उसने किया था, मास्टर किया था, तो उसके बाद वो जॉब वगैरह ढूंढ रहा था। तो उसको जो था उसने अप्लाई किया काफ़ी ज़्यादा जगहों पे, हांगकांग में भी उसने कोल्ड ईमेल सेंड की ना, तो उसको 6 माह बाद रिप्लाई आ गया प्रोफेसर का, मैं आधार रखना चाह रहा हूँ। तो ये यू नेवर नो कब आपका जो है वो सिस्टम में आप आ जाए। वो अभी एक मैं ना आज भी एक सुन रहा था, एक बंदा था, उसका इंडियन एक्टर है पंजाबी मूवीज का ना, नया नया रिसेंटली हुआ है, उसकी मुझे नाम नहीं आता। वो शायद एक मूवी आपने देखी हो, पम्मा पम्मा के नाम से, कोई वो बंदे का नाम होता है उसमें, करेक्टर होता है ना। तो वो कहता है कि आप, आपको कोई पता नहीं है आपका कब जो है वक्त आ जाए, एटलीस्ट आप लाइन में लगे हों, ताकि कोई पता नहीं कब आपकी किस्मत जाग जाए ना। तो अगर आप कोशिश नहीं करोगे देन तो आपका वो कंप्लेन करना बनती ही नहीं है। हाँ, अगर आप ट्राई कर रहे हो देन डेफिनेटली आपको जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। तो महमूद भाई आ चुके हैं। महमूद भाई का आपने ना टैग गलत लगा दिया, ताइवान नहीं है ये, हांगकांग में बैठे हुए हैं। अच्छा, हांगकांग में है, ठीक है। हाँ, अच्छा, मैं एक बात, मैं भी परेशान हो गया, मैंने कहा ताइवान का टैग कहाँ से आ गया, मैं तो चलिए पंजाब। मैं इसको चेंज कर देता हूँ। तो चेंज कर देते हैं, महमूद चेंज भाई, कर देते हैं। हाँ, महमूद भाई पहले तो आपको वेलकम। तो क्विकली हाँ, आप अपना बेसिक इंट्रोडक्शन करवाएं, फिर असद भाई को मैं पास करूंगा माइक, यही आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। अच्छा मैं पूछूंगा, चलो मैं पूछ लेता ठीक हूँ। ठीक। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मेरा नाम महमूद मज़हर है। मैं खारिया से ताल्लुक़ रखता हूँ पाकिस्तान में, और मैं यहाँ पे हांगकांग पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी में अपनी बैचलर्स की डिग्री पूरी कर रहा हूँ। मैं अपने फाइनल ईयर के अंदर आ गया हूँ अब। मेरी डिग्री एविएशन इंजीनियरिंग के अंदर है। जिन्हें नहीं पता, एविएशन बेसिकली जहाज, यही सारी मतलब कह लें कि इंट्रोडक्शन का आरोप है। असद भाई तो बहुत पुराने जानते हैं, तो देख लेट्स सी के उनके सवाल कैसे हैं। हाँ बिल्कुल, अभी हम वो ताइवान वाले बंदे का नाम ही ले रहे थे जो एज आर ए सेलेक्ट हुआ है, हांगकांग में आ रहा है, उसका कमेंट भी नीचे आ गया, नूरुल हादी का। अच्छा। हाँ, ये एक नया अच्छा, लड़का आ रहा है, नूरुल हादी, एचकेयू में एज आ रिसर्च असिस्टेंट ना। ओ HKU। अच्छा हाँ अच्छा। एचकेयू, इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की हुई है ताइवान से, तो अभी मूव कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वीजा प्रोसेसिंग चल रही है इनकी ना। इनकी सही बात कर सही रहा था कि 6 माह बाद रिप्लाई आया प्रोफेसर का ना, कि आई सही वांट टू सही। हायर यू। ठीक। तो आपको कोई पता नहीं। अच्छा महबूब भाई, आपने बताया अपने बारे में, और आप इस वक्त बैचलर कर रहे हैं एविएशन में। तो पहला क्वेश्चन जो मेरा ये है आपसे, पाकिस्तान से जो रिसेंटली अभी जो लोग हैं, ये कब अप्लाई कर सकते हैं बैचलर में एडमिशन? जो है पीएचडी का तो हमें पता है, एक तो फेलोशिप की 1 दिसंबर डेडलाइन होती है, और बाकी जो दूसरी पीएचडी होता है ना, वो इनका सारा साल ही चलता है, आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बैचलर की डेडलाइंस क्या होती हैं, और
ए लेवल वाले लोगों का तो ठीक है, आपने जैसे आपने किया था कि उनके कितने ए ग्रेड आने चाहिए। एफएससी में भी आजकल मार्क्स तो बहुत आ रहे हैं पाकिस्तान में, तो एफएससी वालों का भी कुछ ना कुछ तो जुगाड़ होगा ना, मतलब कितनी परसेंटेज वाले लोग हों, और उनको कोई आइल्स वगैरह करने की जरूरत है, कोई सेट वगैरह जो होता है जैसे अमेरिकन कॉलेजेस के लिए चाहिए होता है, वो कुछ करने की जरूरत है कि डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, और क्या थोड़ा सा उसको ब्रीफली बता दें आप। ठीक है, मैं ना सवाल आपके बिल पे लिख लेता हूँ थोड़े से। आपका सबसे पहला सवाल था आपका कि डेडलाइंस क्या है हाँ बैचलर्स के लिए अप्लाई करने के लिए। हाँ। तो यहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, HKU है, HKU यूनिवर्सिटी है, पोली यू है जो मेरी यूनिवर्सिटी है, सिटी यू है, सबको पता है कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इनकी हाँ डेडलाइंस दो होती है, एक होती है इनकी अर्ली डेडलाइन जो 30 अक्टूबर तक की होती है। अब वो तो ठीक ऑफ कोर्स है, पास हो जरूरी। गई है। हाँ। तो अभी जो इनकी रेगुलर राउंड शुरू हुआ है उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे स्कॉलरशिप्स मिलती हैं ए लेवल्स वाले बच्चों को, और ए लेवल्स के अलावा भी FSC वाले भी मेरे कुछ जूनियर्स हैं यहाँ पे जो आए हुए हैं, उनके माशाल्लाह से ग्रेड्स काफ़ी अच्छे थे तो वो आ गए यहाँ पे। सही है। आ, लेकिन एक इशू चल रहा है आजकल FSC का हांगकांग साइड पे, वो ये है कि हांगकांग में आपको ही पता है भाई कि जो जो आ, ये कहते हैं स्कूल ईयर जो स्टार्ट होता है यहाँ पे वो तकरीबन अराउंड अबाउट हो जाता है अगस्त के एंड तक। लेकिन बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली जो FSC वाले हैं उनका रिजल्ट अगस्त के एंड तक आता भी नहीं है। नहीं आता। इनका रिजल्ट सितंबर अक्टूबर तक आता है जहाँ तक मुझे अंदाजा है। तो बिल्कुल उसकी वजह से आजकल यूनिवर्सिटीज जो है वो बच्चों में हल्का सा कर रही है, कह रही कि रिजल्ट अगर हमें कंफर्म हो जाए तो फिर हम आ जाए, क्योंकि चलो, उसका ये भी अगर हो ये सकता है ना, अब जो रिपीटर है, रिपीटर भी तो बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं, वो अप्लाई कर लें, उनके लिए चांस है। ये बिल्कुल तो हमारी बोर्ड को, मतलब मैं जब से देख रहा हूँ, मैं मैट्रिक दिए तब का ये रंडी रोना चल रहा है इनका, ये इन्होंने, इनको कोई शर्म या नहीं आई कि हम जो उसको रिजल्ट को थोड़ा जल्दी लेके आए, वो अभी तक वो ही सिस्टम चल रहा है इनका। हालांकि इन्होंने एग्जाम्स जो काफी पहले किए हैं, लेकिन इनसे अब दुनिया चांद पे चली गई है, डिजिटल हर चीज मार्किंग हो रही है, इनको वो रिजल्ट जो है ना अभी तक वो सितंबर तक लेके जाते हैं। ये हाईली अनफॉर्चुनेट है, और खास करके अभी क्योंकि जैसे जैसे सोशल मीडिया का दौर है, अब लोगों को स्कॉलरशिप्स के बारे में पता ज्यादा चलना शुरू हुआ है, लोग बाहर निकल रहे हैं। और इवन कि अब तो मैं अ, ये जो था ना, वो एक जोश स्टूडेंट के अंदर जो होता था मास्टर करने के लिए बाहर, अब वो जोश मैं बैचलर वालों का देख रहा हूँ, लोग इतना बड़े हुए हैं कि हमने बैचलर पे ही बाहर जाना है, बस निकलना है हम लोग को ना। बिल्कुल। हाँ तो जी, कह लें तो ऐसा ही जोश मेरे में भी था 4 साल पहले। हाँ, तो लेकिन मैं आपने भी आई बड़ी थिंक हिम्मत मारी, मैं खुद बड़ा इंप्रेस हुआ था जब मैं पहली दफा इनको मिला उन्हें, अमर भाई, तो इन्होंने कहा जी मैं बैचलर पे आया हूँ स्कॉलरशिप पे। मैं कहा यार अच्छा बड़ी असद बात है। भाई, मैं जब भी यहाँ पे इंडियंस को मिलता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ वो बैचलर्स करने ज़्यादा बच्चे इंडियंस के यहाँ पे आते हैं, और वो इधर छोटी उम्र में ही मार्केट में एंटर हो जाते हैं। और बैचलर जब उनका कंप्लीट होता है, मार्केट का भी एक्सपोजर होता है उनका, और वो एक अच्छी पोजीशन गेन कर लेते हैं। तो एग्जैक्टली ये, और ये अच्छी चीज़ है अगर पाकिस्तान के बच्चों में बैचलर्स लेवल पे ही अगर मेरे दौर में सोशल मीडिया इतना ज़्यादा होता तो मैं FSC के बाद पाकिस्तान से कभी भी एजुकेशन कंटिन्यू ना करता। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। बैचलर के बाद अब वो इंडियन एक यूट्यूबर है बहुत फेमस है, ध्रुव ध्रुव रथी, बड़ा और बड़ा क्रिटिकल, और मतलब उसको सुनने में मजा आता है। वो बंदा भी, उसका बैचलर मैं चेक कर रहा था, उसका बैचलर जर्मनी से है, मास्टर भी जर्मनी से है, बैचलर भी जर्मनी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है। और वो मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हो गया बंदा, वो हर टॉपिक की इतना डीप चला जाता है ना कि आप हैरान है। और उसका मैं समझता हूँ यहाँ तक पहुंचने में एक बहुत बड़ी जो चीज थी उसका फॉरेन एक्सपोजर था, अर्ली फॉरेन एक्सपोजर। अर्ली बिल्कुल। सही कह रहे अच्छा हैं आई थिंक। जी अच्छा जी जी, महमूद, आप पूछे आपने सवाल है फिर भाई। आइट्स वगैरह किया था वहाँ अप्लाई हाँ, करने के आइट्स लिए? वगैरह का बता दो, सेट वगैरह, आइट्स वगैरह, और रेगुलर डेडलाइन कब है? रेगुलर डेडलाइंस तकरीबन 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। आप हर यूनिवर्सिटी की चेक कर सकते हैं, हर यूनिवर्सिटी की अलग डेडलाइन होती है, आप उनमें अप्लाई करें। जो मेरे दोस्त हैं जो कर रहे हैं अप्लाई सैट FSC से, तो मैं उन्हें रिकमेंड करूंगा कि वो सैट देने की कोशिश करें। सैट जिन्हें नहीं पता तो वो एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, अमेरिकन है, तो वो आप दें और उससे आप अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में दुनिया से बाहर, पाकिस्तान से नेशनल। तो उसमें अप्लाई कर दें। सैट का स्कोर जो मैंने सुना है कि वो आपको काफ़ी हाई हाई चाहिए होता है टू गेट अ स्कॉलरशिप यहाँ पे भी लेने के लिए।
और सारे जो स्कॉलरशिप्स यहाँ पे जितनी भी मिलती हैं वो कोई भी फाइनेंशियल एड के लिहाज से नहीं मिलती हांगकांग के अंदर। सारी स्कॉलरशिप आपकी मेरिट बेस्ड होती है, मतलब नंबर लो स्कॉलरशिप लो। ये यूएस की तरह नहीं है जहाँ पे आपको एसेज लिखने पड़ेंगे और अपनी कहानियां लिखनी पड़ेंगी और सब कुछ बताना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आपके नंबर है तो आपको पैसे मिल जाएंगे, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। कुछ ऐसा सीन है यहाँ पे हांगकांग साइड पे। अ, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि ये आप बात बाकी आपकी दोगे। ठीक है, आपकी बात कर रहा हूँ मैं, वो इवन के यूएस की जो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है ना, वो भी मेरिट स्कॉलरशिप नहीं है। वो भी मेरिट स्कॉलरशिप नहीं है, उसमें भी बड़ा, एग्जैक्टली। हाँ, नीड बेस का बड़ा रोल है। आपका बैकग्राउंड क्या है, एरिया क्या है, वो उसमें वो सारी चीजें देख के ना उस तरह के बंदे पिक करते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है हांगकांग वाली भाई, जितने आप कोलैबोरेट आप में है पोटेंशियल, अगर मार्क्स रखते हैं तो स्कॉलरशिप में। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं कहूँगा कि आइल्स का जहाँ तक आप बात कर रहे थे, तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चेक होती है अलग अलग तरीकों से। तो मुझे उस टाइम पे फॉर्चुनेटली नहीं देना पड़ा आइल्स, क्योंकि मैंने ओ लेवल्स किया हुआ था और ओ लेवल से मेरा इंग्लिश में ए आया था मेरा। तो ठीक मेरी है। यूनिवर्सिटी ने वही ग्रेड मेरा एक्सेप्ट कर लिया एज इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। और उसके ठीक है। अलावा मेरे हाई स्कूल ने भी उन्हें एक लेटर बना के दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जो बाकी दोस्त हैं जो एफएससी से आ रहे हैं, एफए से आ रहे हैं, उन्हें मैं रेकमेंड करूंगा कि इस तरह का कोई एग्जाम दे दे, या फिर उसके अलावा अपनी यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उन पे जाके चेक करें कि आपकी यूनिवर्सिटी क्या डिमांड कर रही है और मिनिमम ग्रेड कितना है। तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए काफी लो होता है। इंग्लिश का इन्होंने कहा था कि सी भी आ जाए ओ लेवल्स में तब भी चलता है इन लोगों के लिए। ठीक तो है। इतना हाई डिमांड नहीं है इनकी प्रोफिशिएंसी के लिए। ऑफ कोर्स आप यूनिवर्सिटी वेरी करता है, आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, देखें और चेक करके अप्लाई करें फिर। ठीक हो। नहीं, सिर्फ आईएलटीएस ही मांगते हैं कि उसके अलावा ये जो टॉफल है, पीटीई। अब तो पहले पीटीई का होता था ना, आज से कुछ साल पहले पीटीई जो था वो मोस्टली ऑस्ट्रेलिया के ही लोग करते थे, इतना वो वाइडली एक्सेप्टेड नहीं था। लेकिन करंटली मैं चेक कर रहा हूँ कि पीटीई जो है ना, उसको बहुत ज्यादा कंट्रीज में अब चल रहा है वो, वाइडली एक्सेप्टेड। जो बिल्कुल। मेन पहले जहाँ पे टॉफल और आइल्स आता था ना, उसके साथ पीटीई लाजमी लिखा हुआ है हर जगह पे ना। ये जो ऑस्ट्रेलिया का होता है पियर्सन टेस्ट समथिंग लाइक दैट, तो उसमें से ये भी एक्सेप्ट करते हैं हांगकांग वाले भी। मुझे फीलिंग आ रही है कि एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन डबल चेक करना पड़ेगा कि ठीक है। वाकई में करते हैं एक्सेप्ट या नहीं करते। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जितने भी दोस्त हैं यहाँ पे जो एफएससी के हैं, ओ लेवल्स के हैं, जिस भी फील्ड से हैं, तो वो अपनी रिसर्च पूरी करें आने से पहले। अंडरस्टैंड करें कि आप कौन सी इंडस्ट्री में आ रहे हैं, आपका आगे जाके स्कोप क्या है। आप अंडरस्टैंड करें कि आपका पढ़ेंगे कैसे, सारा पूरा एक प्लान बनाए आने से पहले। बिल्कुल, मतलब आई नो कि पाकिस्तान के हालात इतने अच्छे नहीं है तो बंदा तो जल्द से निकलने का दिल करता है, लेकिन सही तरह निकले बाहर, ताकि आगे जाके इंशाल्लाह फ्यूचर भी आपका ना ज्यादा बेहतर रहे। तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मतलब ये बात बिल्कुल ठीक प्लान है। के साथ, हाँ। हाँ, क्योंकि उसमें अब हांगकांग में ये भी चीज़ है ना, आप देखें महमूद की जो सीन है, महमूद के 4 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं अमर भाई हांगकांग में एज अ स्टूडेंट। तो ही जस्ट नीड टू स्टे 3 more years टू गेट परमानेंट रेजिडेंसी इन हांगकांग। तो और ये भी उस पर से एक भी बहुत, 2 साल आईएनजी है। हाँ, 2 साल इनको आईएनजी वीजा होता है। वो ये वीजा होता है कि हांगकांग में अगर आप ग्रेजुएट होते हैं ना, तो आपको 2 साल का वीजा मिलता है, किस्म का ओपन परमिट है। मतलब आप जॉब ढूंढ सकते हैं, या कोई भी जो जॉब आपको मिलेगी तो आपका जो एम्प्लॉयर होगा उसको आपको स्पॉन्सर करने की जरूरत नहीं होगी। मतलब सम कंडीशन में होता है, लेट्स सपोज एक बंदा पाकिस्तान से अप्लाई कर रहा है ना, और रिसर्च असिस्टेंट या किसी भी जॉब में, तो उसमें वो जो एम्प्लॉयर होता है वो सारे अपने भी डॉक्यूमेंट लगा के स्पॉन्सरशिप के भी इमिग्रेशन को भेजता है। तो इनके चक्कर में वो भी जरूरत नहीं है एम्प्लॉयर को ना, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं देनी है, डायरेक्ट अप्लाई करना है, जॉब मिल गई, दैट्स इट। इसमें ये फायदा होता है कि कुछ कंपनीज जो है, न्यू स्टार्टअप्स जो होते हैं ना, उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है बंदा हायर करना, क्योंकि उनके स्पॉन्सरशिप और इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन जो है ना, स्टार्ट में बड़े मुश्किल होते हैं। हमारा एक ऐसे दोस्त था हांगकांग में, उसको जॉब मिली थी उसको $30,000 की ना, बैचलर की बेस, मास्टर की बेस, बड़ी अच्छी जॉब थी इंडस्ट्री बेस। हम्म। तो उसका वीजा सिर्फ इसीलिए नहीं था मिल सका कि वो स्पॉन्सरशिप के इश्यूज आ गए थे, वो कंपनी प्रॉपर रजिस्टर्ड नहीं थी, या न्यूली रजिस्टर्ड थी, उसका भी वो नहीं था सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ जिसको वो इमिग्रेशन मानती है। तो ये एक बहुत बड़ा हम्म। फायदा है, अगर आप बैचलर हांगकांग से कर रहे हो तो उसके बाद 2 साल का आपको आईएनजी वीजा मिलता है।
तो यू कैन डू एनी जॉब स्पॉन्सरशिप के हाँ बगैर। बिल्कुल। अभी तो मैं खुद जॉब्स में अप्लाई कर रहा हूँ, तो अगर वहां पे आप नो कर देना कि आपके पास वीजा नहीं है, तो वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं हाँ स्ट्रेट ऑफ। वो मोस्टली। कहते हैं कि हम नहीं रख सकते आपको, कि आपके पास वीजा नहीं है, क्योंकि अक्सर कभी कभी इस तरह होता है कि कंपनीज गवर्नमेंट से फाइट नहीं करना चाहती बंदे के लिए, स्पॉन्सरशिप के लिए, और बहुत ज्यादा चक्कर होते हैं उनके ना, हाँ पेपर वर्क के सरकारी चक्कर, तो वो उन्हें अवॉइड देते हैं। बिल्कुल। अच्छा महमूद, ये बताएं कि एक्सपेंसेस कितने हैं बैचलर लाइफ के वहाँ पे? आप इकट्ठे रहते हैं दोस्तों के साथ या अकेला, आप अकेले अपार्टमेंट लिया हुआ है? क्या एक्सपेंसेस हैं? हाँ, आपने काफी अच्छा सवाल पूछा। मैं आपको बता देता हूँ उसका ब्रेक डाउन। तो मेरी जो स्कॉलरशिप है उसके अंदर ट्यूशन के अलावा अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर 50,000 हांगकांग डॉलर्स मिलते हैं साल के, जो साल का खर्चा चलाने के लिए होते हैं। ऑफ कोर्स मतलब कह लें कि एक नॉर्मल आदमी के लिए इज नॉट इनफ, लेकिन स्टूडेंट लाइफ के लिए आई थिंक इतने काफी होते हैं। जो भी मतलब असद भाई भी बाहर रहे हैं हांगकांग में, तो उन्हें आपको पता है कि 50,000 में इतना नहीं होता। हाँ। लेकिन उसका ये होता है कि आप यूनिवर्सिटीज में जब तक आते हैं ना, तो वहाँ पे होते हैं यूनिवर्सिटी हॉल। हांगकांग में वैसे तो रेंट वो बहुत हाई है, और रेंट मतलब कह लें कि लोवेस्ट अपार्टमेंट भी अगर आपको मिल जाए अकेला, तो 3,000 4,000 का होता है। आई चार, थिंक मिनिमम असद। चार, तीन हाँ अब नहीं, हाँ, कोरोना के दौरान थे कम थोड़े 3 के। सस्ते, लेकिन अब मैं मुझे नहीं लगता कोई तीन का आपको मिलेगा, अगर मिलेगा तो वो कोफन कोफन बेडरूम ही मिलेगा वो जो हाँ, उनका फेमस है। कॉफिन कॉफिन के अलावा भी अभी मेरे दोस्तों ने बाहर लिया है, वो बेचारे 6,500 से नीचे उन्हें कुछ मिल ही नहीं रहा था। तो हाँ वही काफी एक्सपेंसिव है हांगकांग लिविंग के लिहाज से, खास तौर पे रेंट। रेंट तो मेनली रेंट है, रेंट मुश्किल हाई है। मेनली रेंट है बिल्कुल। तो अगर आपको स्टूडेंट अकोमोडेशन मिल जाए तो आपका वो रेंट बहुत कम हो रहता है, जिस तरह मैं भी रह रहा हूँ स्टूडेंट अकोमोडेशन के अंदर भी। तो मेरा 14 साल है यहाँ पे भी। तो मैं ऑलमोस्ट पे करता हूँ साल का 20,000 HKD, पूरे साल की अकोमोडेशन के लिए, जो कि ऑफ कोर्स पाकिस्तानी कीमत में बहुत ज्यादा लग रहा होता है बंदे को कि भाई 7 लाख रुपए है। लेकिन हाँ 7 लाख। हांगकांग के लिहाज से इट्स ये नथिंग। काफी कम है, कम नहीं, क्योंकि इट्स नथिंग। इट्स नथिंग, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बाकी 30,000 के अंदर अगर आप अपना बजट सही रखें, बार बार कुकिंग खुद ही करें, बाहर कम जाए, तो 30,000 में बाकी में आप गुजारा कर सकते हैं एज अ कर स्टूडेंट। कर सकते हैं। आप अपना चला सकते हैं बजट। लेकिन फॉर्चुनेटली अच्छी बात यह है कि आजकल इन्होंने, आपको नहीं पता आसिफ भाई शायद पता हो, इन्होंने अंडर ग्रेजुएट और PhD और मास्टर सबको जॉब्स अलाउ कर दिए इन्होंने। अच्छा, तब नहीं था, हाँ, तब नहीं था, तब नहीं था। फर्स्ट नवंबर को इनकी नई आई है यहाँ पे लेजिस्लेशन। तो उन्होंने बोला अच्छा, है कि जी वेरी गुड। आपने कोई भी जॉब करनी है किसी भी किस्म की, जो बाहर बंदा करता है, डिलीवरी का काम या जो भी जिस तरह भी काम, नहीं, इसी को ट्यूटरिंग लिमिट श्यूटरिंग लगाई है होती है। इन्होंने। नहीं, लिमिटलेस, वाह। जो वैसे डिलीवरी भी कर लिमिट सकते। लगा भी लेंगे, हांगकांग में ना इतना वो नहीं है कि रेगुलेशंस नहीं है इतनी ना, तो वो, लेकिन सिर्फ पहले भी कुछ लोग करते थे, मैं जानता हूँ कुछ लोगों को, PhD के आपके कॉलेज के बड़े लोग ट्यूशन पढ़ाते थे प्राइवेट, और HK UK में जानता हूँ कुछ लोग, उन्होंने इवन एकेडमीज में पढ़ाते थे, तो उस वक्त इलीगल तौर पे करते थे, मतलब लीगल नहीं था, तो अभी अगर अच्छा लीगल अच्छा, करनी है तो ये तो बड़ी अच्छी चीज है, तब नहीं था, उस वक्त नहीं था। सही सही। आप सही कह रहे हैं, अभी तो वही चीज लीगल हो गई है, तो अब तो काफी खुल गया है। तो आप अगर हांगकांग आते हैं तो आप अपना हफ्ते के अंदर 5-10 घंटे लगा लें, तो जॉब आपको इतना पे कर देती है कि आप अपने अखराजात उठा सकते हैं। ठीक। तो आप 50,000 मिनिमम रखें, जो भी बच्चा आ रहा है यहाँ पे पढ़ने के लिए। और FSC में कितने मार्क्स होने चाहिए जिसका चांसेस बन जाएगा? ओ लेवल का भी ओ लेवल होता है ना 11वीं 12वीं वाला, कि ए होता है? ए होता है 11वीं ए, 12वीं वाला। हाँ। ए लेवल वाले कितने ग्रेड होने चाहिए, और FSC में कितने मार्क्स होने चाहिए जिनका चांस बन सकता है? जब मैं आया था तो मेरे उस टाइम पे ए लेवल्स में 3 स्टार्स थे। कोविड का टाइम था तो इन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दे दी थी, और उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी काफी देखे थे इन लोगों ने मेरे। तो उसकी वजह से मैं फॉर्चुनेट था, मुझे मिल गई थी। लेकिन आजकल जहाँ तक सुनने में आ रहा है, तो कम से कम ये लोग 4 से 5 A स्टार मांग रहे हैं बच्चों 4 से से, 5। A स्टार्स।
लेने पड़ेंगे आपको स्कॉलरशिप लेने के लिए। तो क्या हाँ जी, 4 से 5 डेज टाइम। और और एफएससी वालों को? एफएससी मेरा एक जूनियर आया अभी नहीं अभी, तो उसने आई थिंक वो रावलपिंडी बोर्ड में 5th या 6th था और उसे अच्छा, स्कॉलरशिप मिली है। उसके अलावा एक और दोस्त है, आई थिंक दोनों के ही 95% से ऊपर मार्क्स थे। मैं लेकिन 95 मतलब कह सकते हैं, लेकिन आई डोंट नो कि उसका लोअर परसेंटाइल कितना होता है। हाँ कुछ हाँ। बोर्ड्स यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज ने ऑथराइज किए होते हैं, ऑथेंटिकेट किए होते हैं, जिस तरह इंडिया का जो बोर्ड है, नेशनल बोर्ड है। तो हम्म। उसके उसमें अगर आप 90% से ऊपर नंबर ले तो आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप मिल जाती है, एच के यूनिवर्सिटी की तरफ से, एच की यू की तरफ से, ओके। और कुछ और यूनिवर्सिटी की तरफ से भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो बोर्ड है वो रेगुलेटेड नहीं है हांगकांग की तरफ से। मुझे नहीं पता कि अभी रेगुलेट शायद हो गया हो, लेकिन इन्होंने कोशिश आप नहीं की एक्सपेक्ट कर होगी। सकते हैं कि काफी ऊपर एक्सेप्ट। अब कॉन्सुलेट के जो हालात हैं उन्होंने क्या कोशिश कर दी है। चलो छोड़ दो यार, कॉन्सुलेट को डिस्कस नहीं करते हम लोग इधर। अच्छा, उसके अलावा जो बैचलर के स्टूडेंट्स हैं, अमर भाई की लगता है कट गए, आ गए, वापस आ गए। अमर भाई किधर चले गए थे? पानी पीने चले गए थे? नहीं सॉरी, मेरा इंटरनेट चला गया था। अच्छा, इंटरनेट चला गया। अच्छा, और जो बैचलर के बाद जॉब्स के क्या पर्सपेक्टिव्स हैं, मतलब जो आपके सीनियर लोग थे वो, उनको मिली जॉब्स? मैं तो खुद आजकल जॉब हंट में ही लगा हुआ हूँ। हाँ हाँ। जी, मेरे जितने सीनियर्स थे, मेरे 4 सीनियर्स थे पाकिस्तानी पोलियो के अंदर, और चारों को जॉब्स मिली हुई है। कोई भी वेरी बंदा गुड। बैठा नहीं हुआ। तो जॉब एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो काफी हाई है यहाँ पे। यहाँ पे मतलब कह लें कि आपको एक रिस्पेक्टफुल जॉब मिल जाती है ग्रेजुएट होने के बाद। लोवेस्ट आई थिंक सैलरी जिन लोगों को मैं जानता हूँ उनकी 18-20 से स्टार्ट हो रही है, और हाईएस्ट जो जा रहे हैं वो 35-36 तक जा रहे हैं। 1000 हांगकांग डॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ। आप कन्वर्जन कर सकते हैं पाकिस्तानी रुपयों के अंदर। अ, लेकिन प्रो टिप ये होगी कि कन्वर्शन करके खुश ना आए, क्योंकि हांगकांग में खर्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं एंड में आके। तो ये प्रोस्पेक्ट्स हैं ग्रेजुएशन के। होपफुली अगले और साल तक मुझे भी मिल जाए, अल्लाह करे। और ग्रेजुएशन के बाद सैलरी क्या, स्टार्टिंग सैलरी क्या चल रही है हांगकांग में, मतलब बैचलर आ, के बाद? वही मैं बता रहा था कि स्टार्टिंग जो मैं जानता हूँ लोवेस्ट वो 18 से स्टार्ट है, हाँ। और ऊपर जाते हुए 26-30 तक भी मैं लोगों को जानता हूँ, और कुछ लोगों को जानता हूँ जो जरा बैंकिंग सेक्टर में गए हुए हैं, कंसल्टिंग साइड पे गए हुए हैं, वो 35 तक भी कमा हाँ, रहे हैं। बैंकिंग तो, क्योंकि हांगकांग मेन जो है ना, एक बात यहाँ पे मेंशन करूँ, हांगकांग का जो मेन इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है ना, वो बैंकिंग सेक्टर है। और बैंकिंग सेक्टर के बारे में आपको एक मजे की चीज बताता हूँ कि जब हांगकांग में प्रोटेस्ट हुए थे ना 2016 17 17 में, शायद उस राउंड में, तो उसके बाद यूएसए ने हांगकांग के 10 बंदों को ब्लैकलिस्ट किया था। उसमें ये जो करंटली चीफ एग्जेक्टिव है ये भी शामिल है, और उसके अलावा पिछली चीफ एग्जेक्टिव जो कैरी लैम थी वो भी, और कुछ और लोग भी थे। तो ब्लैकलिस्ट करने के बाद उन्होंने, इवन के अमेरिका की पावर के बारे में आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, उन्होंने कहा कि इनके ना बैंक अकाउंट भी बंद किए जाएं हांगकांग में ना। तो इन्होंने, इनकी गवर्नमेंट ने कहा नहीं, हम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा अगर आपने बैंक अकाउंट बंद नहीं करने तो हम अपना स्विफ्ट सिस्टम विड्रॉ कर लेंगे। स्विफ्ट सिस्टम कोई बंदा इकोनॉमी वाला जानता होगा, जितनी भी बैंकिंग सिस्टम है सारा स्विफ्ट पे चलता है। और उसका इतना प्रेशर हुआ कि वो 10 बंदे जो ब्लैक लिस्ट है उनके हांगकांग में भी अकाउंट खत्म कर दिए गए बैंकों के, और वो 4 साल रही है चीफ एग्जेक्टिव, वो कैश में सैलरी लेती रही है। और सेम जो भी जो नया वाला बना है ना, ये भी 2 साल पहले बना है, इसको भी सेम क्वेश्चन पूछा था एक बंदे ने कि वो तो कैश में सैलरी लेती थी, आप बताओ, तो इसने जवाब ही नहीं था दिया उसका ना। तो ये मैं यूएसए की पावर के बारे में बता रहा हूँ कि उन्होंने हांगकांग के चीफ का हांगकांग के अंदर अकाउंट बंद करवा दिए थे। ऐसा ही है। अच्छा असद भाई, अब पहले क्वेश्चन आंसर ले लें या कुछ और आप बताना चाहते हैं अच्छा, उसको पीएचडी? थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा। मैं अच्छा पोस्ट डॉक को ये थोड़ा सा 5 मिनट के अंदर अंदर हाईलाइट करता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, अगली चीज आती है अच्छा, पोस्ट डॉक। पोस्ट डॉक की बहुत अपॉर्चुनिटीज है हांगकांग में, उसका भी सेम तरीका है। एक तो ये है कोल्ड ईमेल करें, और यूनिवर्सिटीज की वो जहाँ पे आर पे लिखा है वहां पे ही उनके नाम मेंशन होता है। पोस्ट डॉक की भी 3 किस्म की स्कॉलरशिप है इनकी, 3 किस्म की सैलरी है। एक है, अगर तो प्रोजेक्ट आईटीएफ के अंडर है, इनकी एक रिसर्च फंडिंग एजेंसी है, तो उसमें स्कॉलरशिप जो फेलोशिप जो उसकी सैलरी होती है वो है 35,000 सैलरी, 10,000 अलाउंस हाउसिंग, टोटल 45,000 हांगकांग डॉलर, जो कि
एक्सट्रीमली हाई सैलरी, ऑलमोस्ट 45,000 कितना बनेगा मजर, 16-17 लाख बनेगा। 45,000 हांगकांग डॉलर अ ईयर या क्या? पीकेआर में कितना बनेगा, इतना ही बनेगा, 16-17 लाख। हाँ जी, तकरीबन बन जाएगा। हाँ, मतलब जो 15 15 लाख पाकिस्तानी सैलरी हांगकांग में पोस्ट हो की, इट्स वेरी ह्यूज सैलरी, मतलब ना और लोग ले रहे हैं, पाकिस्तानी अपने बड़े बैठे हुए हैं। लेकिन उसमें ये है कि एक तो हांगकांग साइंस पार्क में जितनी भी कंपनीज हैं उनमें वो चलती है सैलरी, क्योंकि उनके सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो आईटीएफ से फंडेड हैं, और कुछ प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटीज में भी फंडेड होते हैं। नंबर टू, जो दूसरी सैलरी है नॉर्मल पोस्ट डॉक की, वो 30 से 35 के राउंड में ना, जहाँ पे प्रोफेसर को आप एग्री करवा लें उसके राउंड चलती है। और उसके अलावा सेम एक ना इनकी फेलोशिप भी है, जैसे ये पीएचडी की फेलोशिप है ना, पोस्ट डॉक की भी फेलोशिप है गवर्नमेंट की तरफ से, और उसकी सैलरी 35,000 है। तो आ, इसकी एक तो वो चीज़ है जो मैंने मेंशन की थी आपको पहले। उसके अलावा जो वेबसाइट्स हैं, एक है HKSTP टैलेंट पूल, ये मैं ना कमेंट्स में लिख देता हूँ फेसबुक पे ना, ठीक है। HKSTP टैलेंट पूल, ठीक है। ये जो है ना, आपने जो है हांगकांग साइंस पार्क में जो ढूंढनी है पोस्ट ऑफ, उसके लिए है। फिर उसके अलावा कि इनकी बड़ी फेमस वेबसाइट है जॉब्स डीबी, ये मगर आप भी इसको देखना, इस पे सारी पोजीशंस आती हैं जॉब्स डीबी पे। बिल्कुल, मैं देखता रहता हूँ। मैं हाँ, बल्कि उसके अभी अलावा खोलने वाला था उसे। हाँ सीपी जॉब्स भी है। और उसके अलावा लेकिन मजर भाई आपको मैं रिकमेंड करूंगा ना, आप इनके हांगकांग के अंदर रिक्रूटर्स होते हैं बहुत ज्यादा, जो पैसे लेके ना आपको ढूंढ के देते हैं जॉब्स, माइकल पेज के नाम से। उसके अलावा बड़े हैं, किसी उनको भी राब्ता करें, वो आपको, किस किस को नाम बताए मुझे यार। मैं आपको सेंड कर दूंगा। एक तो माइकल पेज है, माइकल पेज के नाम से ना, बड़े फेमस रिक्रूटर्स हैं ये हांगकांग में। हम्म। उसके अलावा और भी एक दो, हाँ मैं चेक करूंगा, उनका मेरे पास पड़ा होगा तो उनको भी करें। बाकी ये 3 वेबसाइट जो हांगकांग में जॉब्स ढूंढने की जो 3 वेबसाइट्स हैं ना अमर भाई, वो मैंने कमेंट में लिख दी हैं। एक HKSTP टैलेंट पूल है, यहाँ पे आपको सारी आरए की पोजीशंस और पोस्टों की मिलेंगी। और जॉब्स डीबी है, वहाँ पे आपको हर किस्म की जॉब्स जो हांगकांग में आती है वो मिलेगी। और एक सीपी जॉब्स है। तीनों मेन वेबसाइट जो है ना मैंने कमेंट में बता दी है। हाँ जी अमर भाई, सुन रहे हैं आप? नहीं, एक्चुअली फिर मेरा इंटरनेट चला गया। नहीं, अभी आवाज आ रही है आपको? लगता है आवाज आपकी तरफ ना थोड़ी लेट आ रही है। इंटरनेट आप ठीक कर लें, फिर क्वेश्चनिंग की तरफ चलते हैं हम ना। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ चलते हैं। पहले ये अक्सा का आंसर कर दें क्योंकि शायद इनका इंटरव्यू है। तो अक्सा अच्छा, पूछ रही हैं, अक्सा पूछ रही हैं। इसको आप हाईलाइट कर देना वो सामने स्क्रीन पे, तो इसको हम देख लेते हैं। मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। उमैर राज, उमैर भाई आपको हम आंसर करते हैं आपका क्वेश्चन ना। तो आज मेरे इंटरनेट का इतना मसला है क्योंकि बाहर स्नो फॉलिंग हो रही है। तो मैं कहीं वैसे ही पढ़ रहा। आपकी तरफ भी तो शार्क नहीं आ गई? नहीं, जब भी यहाँ पे स्नो फॉलिंग होती है तो शायद अब हो। ठीक है। अच्छा, मैंने कहा शायद हाँ, शार्क ने आपकी भी तार काट दी है। नहीं, बस यहाँ पे भी टेक्निक में चलते रहते हैं। फिर इंटरनेट चला गया इनका। चलो मजर क्वेश्चन एक आया बैचलर के हवाले से है, उसको हम ले लेते हैं सबसे पहले। ये एक भाई है उमैर राज, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि एफएससी में परसेंटेज 93% है, अप्लाई करूं या नहीं? कर दे अप्लाई, क्या क्या जाता है। कर हाँ, दे अप्लाई। आई नाइन्टी थिंक थ्री 90 परसेंट प्लस, 90 प्लस बहुत अच्छी परसेंटेज है। आई थिंक 1000 से ऊपर नंबर है आपके 93% के ऊपर, तो आप हाँ, अप्लाई करें यार। हाँ लाजमी अप्लाई करें जी। क्या नाम है आपका उमैर भाई? 93% है, आप अच्छी तरह डॉक्यूमेंटेशन अपनी सेट करके और अप्लाई करें। अच्छा, उसके बाद
अक्सा का क्वेश्चन है। हाँ जी अमर भाई, नेट आ गया कि नहीं अभी? हाँ सॉरी यार, पता नहीं आज इसको क्या हुआ है, बार बार ये तंग कर अच्छा रहा है। अच्छा, अक्सा का क्वेश्चन था, वही हम उसको लेते हैं। अब इंटरव्यू फॉर एच के पीएचडी फेलोशिप स्कीम। अच्छा, इंटरव्यू का ये है कि अब आपने इधर क्लियरली मेंशन नहीं किया कि आपका इंटरव्यू जो है वो प्रोफेसर ले रहा है, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू है या यूनिवर्सिटी ले रही है। समटाइम्स जो होता है प्रोफेसर खुद इंटरव्यू ले लेते हैं एक दफ़ा कि आपका पोटेंशियल चेक करने के लिए। उसके बाद जो है जो जिस इंटरव्यू की, अगर आप दूसरे वाले की बात कर रहे हैं, वो कमेटी की इंटरव्यू लेती है। अर्ली इंटरव्यू होता है दिसंबर के स्टार्ट में ही ना, उसमें आपका प्रोफेसर होता है और बाकी कुछ कमेटी के मेंबर होते हैं। तो उसमें मेन चीज़ यही है, आपने पीपीटी बना लें एक शॉर्ट सी, अपना बैकग्राउंड, आपका रिसर्च और फ्यूचर 6-7 स्लाइड जो है ना, क्या आपकी फ्यूचर इंटेंशन है, या सिटी यूनिवर्सिटी ले रही है। अच्छा ठीक है, सिटी यू हाँ लेते हैं, बाज़ का पहले शुरू कर देते हैं और बाज़ का बाद में करते हैं, इनका कोई पता नहीं चलता, वो देख लेते हैं। लेकिन अगर आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, दैट मीन्स यू आर अ रियली गुड कैंडिडेट। और आपका अगर फेलोशिप ना भी हुआ ना, तो आपको स्टूडेंटशिप लाजमी मिल जाएगी, ये मैं आपको कंफर्म करता हूँ। तो इंटरव्यू में ये 5-6 स्लाइड बना लेंगे अच्छी सी। पहली में अपना बैकग्राउंड, दूसरी में आपने जो रिसर्च की है वो, तीसरी में रेलिवेंसी, और चौथी में फ्यूचर गोल या जो प्रोजेक्ट आप वहाँ पे करना चाह रहे हैं, इतना ज़्यादा लंबा ना हो। तो इंटरव्यू इतना सीरियस नहीं होता, नॉर्मल इंटरव्यू होता है। उसमें आप वो जिस आप पोटेंशियल चेक करेंगे बंदा वाकई है इस पोटेंशियल। उसमें यह है कि यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेती है शॉर्टलिस्ट करने के लिए। जो लोग है वो रिकमेंड करती है आरजीसी को, जो उनकी रिसर्च काउंसिल है ना, जो मेन बंदे सेलेक्ट करती है पहला राउंड में, यूनिवर्सिटी नॉमिनेट करती है। तो ये उसका प्रोसेस होता है। अगर आपको यूनिवर्सिटी नॉमिनेट करती है तो आपको बता देंगे इंटरव्यू के थोड़े दिन बाद कि हमने आपको नॉमिनेट करके भिजवा दिया है। उसका ये है कि जो बंदे नॉमिनेट हो जाते हैं, उनका ये है कि एटलीस्ट उनको अगर फेलोशिप नहीं भी मिलती ना, तो उनको स्टूडेंटशिप पे वो रख लेती है यूनिवर्सिटी ना। अच्छा ठीक जी, है। अगला क्वेश्चन किसका है? नुमान राणा का जी। नुमान राणा साहब कह रहे हैं हांगकांग से रिप्लाई नहीं आता, जब भी अप्लाई करें तो हम अपनी एप्लीकेशन किस तरह इफेक्टिव बनाए। अच्छा नुमान भाई, अब आपने ये मेंशन नहीं किया कि रिप्लाई प्रोफेसर नहीं कर रहे हैं या एप्लीकेशन पे रिप्लाई नहीं आ रहा। उसकी मेन चीज़ ये, मैं फिर ये अगेन बात बता रहा हूँ, अगर हांगकांग में आपकी बैचलर की सीजीपीए 3 से कम है तो अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। बहुत रेयर चांस है आपके, अगर आपका पीएचडी में एडमिशन हो, अगर 3 से कम सीजीपीए है, मतलब ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ। नॉर्मली 3.5 से ऊपर वाले जो होते हैं उनको फेलोशिप या उस तरह के लेते हैं। लेकिन आपकी जो जीपी है ना, वो बैचलर में अच्छा जीपी होना चाहिए। 3 से पॉइंट कम वालों का तो बहुत कम चांस है, क्योंकि हांगकांग में जो टॉप कैंडिडेट्स आता है ना, जो चाइना की क्रीम होती है वो हांगकांग में अप्लाई करती है। उनका ख्वाब बिल्कुल। होता है हांगकांग में आके पढ़ना चाइनीज़ का ना। इवन कि फॉर बैचलर वो इतना इतना पैसा दे के पढ़ते हैं हांगकांग आके पढ़ना। तो पीएचडी के लिए तो उनको पैसे मिलते हैं, और इतनी इतनी पब्लिकेशन होती हैं। तो आपने जो मेन जो बंदे हैं ना, जो कम्पीट करना है, जो रियली डिफिकल्ट है, वो चाइनीज लोग हैं, उनकी बहुत ज्यादा पब्लिकेशन होती हैं। तो बैचलर में अगर आपको सीजीपीए कम है तो फिर आप इसको हांगकांग में छोड़ दें, फिर यूरोप वगैरह में ट्राई कर लें। यूरोप में सीजीपीए जो है उसको इतना कंसीडर नहीं करते अगर आपकी पब्लिकेशन हो, क्योंकि ये काफी ज्यादा क्राइटेरिया इनका डिफरेंट है। तो बिल्कुल। अगला शौकत भाई क्या कह रहे हैं, अमर भाई, ये क्वेश्चन भी पहले से रेलिवेंट ही है। वो कह रहे हैं कि सीजीपीए बैचलर का मैटर करेगा या मास्टर का पीएचडी के एडमिशन के लिए। बैचलर बैचलर बैचलर, ये बात पहले भी मेंशन कर चुका हूँ, बैचलर। ये बैचलर की बेस पे ही एडमिशन देते हैं हांगकांग वाले जो है ना। हांगकांग में पीएचडी का एडमिशन बैचलर सीजीपीए की बेस पे होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सरदार फरमानुल्लाह कह रहे हैं कि इन्होंने कायदे आजम से ये पढ़ रहे हैं, तो ये डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए आफ्टर बीएस। या श्योर, आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि पहले बताया कि आप बैचलर के बाद डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें यही चीज़ है कि आप अगर बैचलर में आपकी अगर सीजीपी काफ़ी हाई है, लाइक अगर 3.8 या इस तरह, और कायदे आजम यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी ठीक है, तो आप के वेरी गुड चांसेस हैं, आप बैचलर के बाद लोग पढ़ते हैं वहाँ पे। मास्टर एंड पीएचडी के एडमिशन कब से स्टार्ट होते हैं और डेडलाइन? वो जो फेलोशिप के एडमिशन है ना, वो उसकी 1 दिसंबर डेडलाइन है। उसके अलावा जो है ना, पीएचडी का पहले होता था इनका, किसी भी साल में, साल में ले सकते थे ये लोग ना कैंडिडेट। लेकिन अभी जो चल रहा है ना, इनका 3 इंटेक चल रहे हैं। एक समर में लेते हैं, एक विंटर और एक स्प्रिंग, मतलब एक जनवरी के स्टार्ट में लेंगे, जो उनकी आपने पहले ही रब्ता करना है, प्रोफेसर आपको बता देगा। और दूसरी जो होती है वो शुरू करते हैं समर में, और तीसरा जो है जो फॉल सेमेस्टर, क्योंकि 3 सेमेस्टर होते हैं हांगकांग में, तो उस हिसाब से वो है।
ठीक है। अच्छा, शिज़ सैयद कह रहा है या कह रही हैं, मुझे इनका जेंडर नहीं पता। असद भाई, शेयर सम टिप्स फॉर नोविस स्कॉलरशिप एज इट्स नॉट मच हाईलाइटेड। तो अगर आपने हमारा लास्ट पॉडकास्ट देखा हो, असद भाई ने डिटेल से हाँ उसमें कमेंट्स किए हैं नॉर्वे के हवाले से, तो आप वो हमारा पॉडकास्ट देख सकते हैं। यूट्यूब पे भी अवेलेबल है और हमारे फेसबुक पेज पे भी पड़ा हुआ है। बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल लास्ट। हाँ हाँ। हांगकांग इकोनॉमिक कंडीशन फॉर स्टूडेंट्स, असद ये आप बता दें। ये सॉरी महमूद। हाँ महमूद बताएगा क्योंकि ये उधर अभी रह रहे हैं, इनको ज्यादा इकोनॉमिक कंडीशन बताओ भाई, हांगकांग में स्टूडेंट अमीर है कि गरीब है? आई थिंक इट ऑल्सो डिपेंड्स, ज़्यादा डिपेंड इस बात पे करता है ना कि आप किस तरह की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पूछ रहे हैं। क्या आप इस लिहाज से पूछ रहे हैं कि आपने पैसे घर वापस भेजने, या फिर कि आप किस तरह की लाइफ यहाँ पे गुजारेंगे? दोनों का जवाब दे देता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिससे मैंने बताया था, अगर मिनिमम आपको 50,000 चाहिए यहाँ पे रहने के लिए साल के लिए, तो 20,000 आपका, अगर आप फॉर्चुनेट हैं तो आपको हॉल मिल जाएगा और आपका वाहन निकल जाएगा, और 30,000 के अंदर आप अपना सिस्टम चला सकते हैं। उसके अंदर इकोनॉमिक कंडीशन में यही है कि आप महीने में या एक या दो बार आप बाहर जा सकते हैं दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए, अगर अच्छे रेस्टोरेंट में जाना है आपने इसका। नहीं, अच्छे में वरना क्यों जाना है अगर उधर, लेजर चुंकिंग मैंशन में इनको। तुम ठीक ठीक ठीक, जगह है यहाँ पे काफी ज्यादा। उसके हाँ अलावा अगर आपने ऑफ कोर्स बजट के अंदर है ना, तो मैं आपको रेकमेंड हमेशा कुकिंग करना ही कहूंगा। कुकिंग जितनी करेंगे उतना अच्छा है। ये मसरों की दाल और बाकी सारा कुछ आपके बेस्ट फ्रेंड है, आप पकाते रहे खाते रहे, खाते रहे। और ठीक है। इन्हीं से फिर आपका बजट सही रहेगा। लेकिन 3,000 के अंदर मैं समझता हूँ पर मंथ आप अच्छी इकोनॉमिकल लाइफ गुजार सकते हैं एज अ हाँ स्टूडेंट, ये कंसिडरिंग बैचलर वालों के लिए, वैसे पीएचडी वालों के पास बैचलर तो वाले। पैसे होते हैं इनकी। हाँ ठीक है। अच्छा, असद बिल्कुल। भाई, हाँ, शुएब पूछ रहे हैं, हाउ टू फाइंड पीएचडी वैकेंसी इन हांगकांग फॉर फुली फंडेड। कोई प्लेटफॉर्म बता दें इनको। प्लेटफॉर्म यही है कि वैसे तो यूनिवर्सिटीज की प्रॉपरली चेक, ये ओपन पोजीशन तो नहीं आती वहाँ पे हांगकांग में, तो यही है, फेलोशिप अप्लाई करें, प्रोफेसर से कांटेक्ट करें, कोल्ड ईमेल्स करें, और प्रोफेसर जब मान गया तो आपको खुद ही सारा प्रोसेस जो है समझ आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अक्सा कह रही हैं कि कोई डिपार्टमेंट का इंटरव्यू है नेक्स्ट। हाँ वो वही है, वो जो मैं बता रहा था ना, पहले वो डिपार्टमेंटल इंटरव्यू होता है, तो वो उसमें हो जाएगी इनकी नॉमिनेशन इंशाल्लाह, अगर ये इंटरव्यू अच्छे से कर देंगे। उसमें प्रोफेसर होगा और कुछ लोग और होंगे कमेटी के बंदे जो होते हैं ना, तो बस उसकी तैयारी करें अच्छे से, प्रोफेसर का एरिया वगैरह पढ़ लें, और अपनी जो फ्यूचर गोल हर चीज़ क्लियर हो आंसर में, कि आप जो बता रही हैं रिसर्च में आप पूरे शो करें उनको कि आपको पूरा शौक है रिसर्च करने का आगे और पोटेंशियल है, तो इंशाल्लाह वो नॉमिनेशन हो जाएगी इनका। अगर वो ले रहे हैं तो इनकी सीजीपी अच्छी होगी इनकी ना, प्रोफाइल अच्छी होगी इनकी। लगता है अमर भाई की फिर इंटरव्यू जो है इंटरनेट जो है वो कर रहा है। चलो उसके अलावा मैं देखता हूँ कोई क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे तो कमेंट सारे शो नहीं हो रहे, तो उसके अलावा some time I feel the progression give। ओके। हाँ जी अमर भाई, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं। ओके, सॉरी यार, मेरे इंटरनेट की बहुत ज़्यादा आज हालत ख़राब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभान सफदर, जीपीए 3.5, मास्टर 3.8, टू पब्लिकेशंस, व्हाट अबाउट चांसेस। हाँ वेरी गुड चांसेस इनकी, मतलब जो दो पब्लिकेशंस भी हैं, तो जीपीए भी इनका अच्छा है, तो इनके अगर प्रोफेसर के साथ कांटेक्ट करते हैं ये मतलब अभी ये सिचुएशन हो गई है कि पहले इवन हांगकांग में भी प्रोफेसर के साथ कांटेक्ट करना लाजमी नहीं था, और अभी भी नहीं है, लेकिन सिचुएशन ये हो चुकी है कि लोग बहुत हो चुके हैं, और प्रोफेसर फिर वो उसी को ही रखते हैं जिसको प्रोफेसर रिकमेंड करता है। इवन कि ताइवान की भी सेम सूरत हाल हो चुकी है, तो प्रोफेसर से कांटेक्ट करें। अगर हफ्ता 10 के अंदर रिप्लाई नहीं आता, फिर भी कोई एक आधी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे आप देख रहे हैं आपकी रेलिवेंसी अच्छी बन रही है, तो अप्लाई कर दें आप, तो इंशाल्लाह अल्लाह हाँ। खैर करेंगे। अच्छा, ये जो रिप्लाई का मैं एक चीज़ ऐड कर दूं, इशफाक ने भी पूछा था, अगर इशफाक अहमद हमें चाइना से सुन रहे हैं, मैंने अपने सुपरवाइजर से पूछा था कि आप रिप्लाई जब नहीं करते
तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको रिजेक्शन का रिप्लाई अगले दिन नहीं आया तो इट्स मीन सुपरवाइजर ने फंडिंग अप्लाई की हुई है और वो फंडिंग का वेट कर रहा है। इसी दौरान वो जो ईमेल्स आती हैं वो उनको एवेलुएट करते हैं, ठीक है, हाँ जिसकी बिल्कुल। वजह से वो रिप्लाई नहीं करते बच्चों को, ठीक है, बट वो आपकी ईमेल पढ़ लेते हैं। इनके पास पूरी, मैंने एक्सेल शीट देखी थी अपने प्रोफेसर पे, कि जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं उसने फंडिंग अप्लाई की थी, उसका 4-5 महीने में रिप्लाई आना था। तो उसने कहा था कि जैसे ही मुझे रिप्लाई आएगा तो मैं इन पोटेंशियल कैंडिडेट्स को अप्रोच करूंगा। अगर नहीं आ रहा रिप्लाई तो इसको पॉजिटिव साइन समझें, वो फंडिंग के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं और फंडिंग का रिस्पॉन्स बहुत स्लो आता है, ठीक है। तो ये एक होपफुल चीज़ होती है। अच्छा असद भाई, चूंकि हमारे गेस्ट स्पीकर आप हैं और आपने महमूद भाई को इनवाइट किया है, तो आज एंड वाला जो मैसेज है वो महमूद भाई से ले लेते हैं, फिर आपसे लेंगे। महमूद भाई क्वेश्चन हो क्या गया खत्म? क्वेश्चंस और हैं? ठीक है, जैसे ये अली अली कह रहे हैं, मैं शो करता हूँ हाँ, एक्चुअली। इसका आंसर आप नहीं करना है, अली वाले का मैंने पढ़ लिया क्वेश्चन। इनका इंटरनेट है। अच्छा अली भाई, मैंने कहा अली का क्वेश्चन का आंसर आप ही करें। उन्होंने बोला है जी, प्रोवाइड सम टिप्स that as a research student in PhD we tackle the problem and get solution for desired problem. Sometimes man feel frustrated with zero result and supervisor pressure increase day by day. Give insight on how to get desired result in progressive way. इसका आप बताएं ना। अच्छा अली, मेरे 2 साल में कोई पब्लिकेशन नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे नहीं पता कि आप चाइना से कर रहे हैं या यूरोप में हैं। तो मैंने अपने प्रोफेसर को कहा कि मेरी कोई पब्लिकेशन नहीं है, 2 साल हो गए हैं, हो रहा है पीएचडी का। तो मेरे जो चाइना में दोस्त हैं वो हर रोज 3-3 महीने 2-2 महीने बाद पब्लिकेशंस कर रहे हैं। तो मेरे प्रोफेसर ने कहा कि तुमको के लिए सिर्फ एक पब्लिकेशन चाहिए, वो हम करेंगे। और उसने कहा कि तुम एक्सपोजर लो, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसिस पे जाओ, ट्रैवल करो, नेटवर्किंग करो, लोगों से मिलो, अच्छी खुराक खाओ, रेस्ट करो, स्विमिंग करो, हाइकिंग करो, साइकिलिंग करो, ये चीज़ें मैटर करती हैं। उसने हाँ कहा कि उसने कहा कि पब्लिकेशन की रिजल्ट्स की कोई टेंशन नहीं है, एक पेपर है वो मैं तुम्हारा निकलवा दूंगा, सिर्फ एक। उसने कहा एक से ज्यादा की बात की तो फिर चाइना वापस चले जाओ। उसने मुझे ये भी कहा था। तो अगर आपके नहीं आ रहे तो हमारी लैब में एक पेपर था, एक बच्चे के रिजल्ट्स नेगेटिव आए थे। तो प्रोफेसर ने उसे कहा कि आप जिस मेथोडोलॉजी को फॉलो किया है उसको आप ना पब्लिश करें, जर्नल को सेंड करें कि इस मेथोडोलॉजी के थ्रू मेरे रिजल्ट्स जो है नेगेटिव हैं, ताकि आने वाले रिसर्चर्स उस मेथोडोलॉजी पे टाइम वेस्ट ना करें। तो आप, ये भी एक पॉजिटिव साइन है, अगर आपके रिजल्ट्स ज़ीरो हैं, जिस मेथोडोलॉजी की वजह से ज़ीरो हैं आप उसको पब्लिश करें, ताकि आने वाले जो फ्यूचर में रिसर्चर्स होंगे वो आपके उस पेपर को पढ़ें और उस मेथोडोलॉजी पे टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। असद भाई, ये भी एक सूरत हाल हो सकती है ना, पॉजिटिव हो सकती सेंस है, में? बिल्कुल बिल्कुल। इवन के पहले एक जर्नल होता था, जर्नल ऑफ नेगेटिव रिसर्च। उसमें लोग जो नेगेटिव आपकी रिसर्च हाँ नहीं थी ना आती, वो पब्लिश करते थे। लेकिन ऑब्वियस बात है, ये जर्नल्स भी एक बहुत बड़ा माफिया है, इनकी बिलियंस में इनकम है। तो इन्होंने ना वो 2017 में बंद करवा दिया था। तो बंद वहां पे करवा ये दिया। होता था कि नेगेटिव रिजल्ट पब्लिश होते थे उस जर्नल में। तो रिसर्च एक्चुअली नाम ही इसी चीज का रिसर्च। अगर आप समझते हैं कि कंसिस्टेंस वो एक जाएगी, आपको रिजल्ट आते रहेंगे, तो ये तो इम्पॉसिबल है। ये तो ऐसे ही है, सुबह से लेके शाम तक आपके कुछ नहीं आया, फिर आपने आगे सोना, सुबह फिर हिम्मत बांध के फिर शुरू हो जाए। तो रिसर्च जो है वो ऐसे ही जो है ना, इसी चीज का नाम है। तो अभी फिर बिल्कुल। हम कंक्लूड करते हैं सेशन को। तो पहले हम महमूद भाई का टेक होम मैसेज ले लेंगे। महमूद भाई, आप क्या कहना चाहेंगे, कोई मैसेज शॉर्ट सा? मैं सबसे पहले आई थिंक नायर भाई की मैं जवाब देता हूँ। हम पूछ रहे थे कि हाँ बिल्कुल। मेडिकल स्कॉलरशिप मिलती है हांगकांग में। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्कॉलरशिप मिलना मेडिकल फील्ड में बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे हांगकांग वाले खुद मेडिकल के पीछे काफी पड़े हुए हाथ हैं। पांव लेके पड़े होते हैं पीछे। और दूसरी बात यह है कि अगर आप मेडिकल फील्ड में आ भी गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि हांगकांग के अंदर कैंटोनीज जो इनकी लोकल लैंग्वेज है यहाँ पे, चाइनीज का भी कह लेंगे प्रो मैक्स वर्जन है कैंटोनीज, हाँ, प्रो मैक्स। जो सिंप्लीफाइड होती है। तो वो आपको सीखनी पड़ेगी नर्सिंग करने के लिए। मेरा एक दोस्त है, वो कनाडा से आया था। वो
सिर्फ ऑप्टोमेट्री कर रहा है। ऑप्टोमेट्री जिन्हें नहीं पता, हाँ आंखों का डॉक्टर बन रहा है वो। और वो बेचारा, उसकी डिग्री 5 साल की थी और वो 7 साल में खत्म कर रहा है। हम्म, मेरे से पहले आया था और मेरे से दो दो साल बाद निकलेगा यूनिवर्सिटी से बाहर। हाँ 7 साल। क्यों? क्योंकि उसकी वो जुबान का बड़े बस्ते चल रहे हैं और उससे सारे पैसे भी अब खुद देने पड़ रहे हैं। तो हाँ, मेडिकल ये के चीज है अंदर ना, मैं क्लिनिक रिकमेंड में करूंगा। अब जो बंदा आ रहा है उसने तो कैंटोनीज ही बोलनी है, उसने तो नहीं कहना कि इंग्लिश में मेरी आंखों में दर्द है। हाँ क्योंकि बूढ़े अच्छा बूढ़े मैं लोगों ने आना है। हाँ हाँ मैं ऐड कर दूं, हमारे शैंडोंग यूनिवर्सिटी में कनाडा से एक लड़की आई थी एमबीबीएस करने। वो बड़ी खुश थी कि मैं 5 साल में करके कनाडा में जाके एग्जाम दूंगी। वो ऐसी फंसी कि उसने उसको डिग्री छोड़नी पड़ी। ठीक है। हाँ, हाँ, तो ये इतना आसान नहीं होता। आप जब उनकी लैंग्वेज में पढ़ते हैं ना, चाइनीज, कैंटोनीज और जो अदर लैंग्वेजेस हैं, तो मेडिकल को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, कोई और डिग्रीज देखें। ठीक है। दुनिया भरी पड़ी है। मेडिकल में बहुत नैरो स्पैम होता है इसका। ठीक है, नैरो स्पैन होता है, तो ये अपने लोगों के अलावा किसी को भी जगह नहीं देते। ठीक है। तो जी महमूद भाई, एंड पे एक छोटा सा टेक अवे मैसेज होगा। और टेक अवे मैसेज सबको ये है कि आप सारे मेहनत करें यार। इसके अलावा रिसर्च अपनी पूरी करें। जहाँ भी आप अप्लाई कर रहे हैं, अभी आपके पास टाइम होगा। आप जगह जगह वेबसाइट्स पे जाएं, इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करें, अंडरस्टैंड करें, लोगों से नेटवर्किंग करें। लिंक्डइन बनाएं अगर आप बना सकते हैं। उसके ऊपर आप नेटवर्किंग करें लोगों से। आपको वहाँ पे लोग मिल जाएंगे जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे होते हैं। आप मुझे ढूंढे वहाँ पे, आप मुझे मैसेज करें, मैं जवाब दूंगा। आप लोग ढूंढे, उनसे पूछिए, सवाल पूछते जाए और सीखते जाए इसके साथ साथ। और फिर आहिस्ता इंशाल्लाह अप्लाई करें और होपफुली आप भी आगे जाए इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया जी असद भाई। हम मोटिवेशन स्पीकर तो नहीं है, मगर आपका एक नहीं नहीं, मोटिवेटेड सा मैसेज लेंगे। देख ले, हमने इतनी मेहनत कर के स्कॉलरशिप लेके इधर पहुंचे हैं, लेकिन हम फिर भी मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है। और जो हाँ मोटिवेशनल मैं स्पीकर है वो पाकिस्तान से बाहर नहीं गए और वो मोटिवेशनल हाँ स्पीकर बने हुए हैं। यकीन करें, मैं इस चीज पे कभी कभी सोचता हूँ कि कोई हमारी मोटिवेशन से मोटिवेट नहीं होता, और जो पाकिस्तान में ये जो बने हुए यूट्यूबर और पता नहीं क्या क्या हैं, वो लोग उनको फॉलो करते हैं। बस अलमी है ना, एक कौम का अलमी है, आप क्या कह सकते हैं। बिल्कुल। कुछ नहीं कह सकते आप, मतलब जो पढ़े बड़े लिखे बंदे हैं उनकी बात को कोई नहीं सुनता। वो जैसे ध्रुव रथी की बात कर रहा हूँ, इसी तरह पाकिस्तान का एक फैसल बढ़ाया चाहे, बड़ी क्रिटिकल थिंकिंग के साथ वो चीजें बनाते हैं, उनको कोई नहीं देखता। बाकी जो डक्की भाई इधर मिलियंस में व्यूज हैं। असद भाई, तो परवेज हूद भाई का नाम तो सुना होगा ना। जी 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 जी। परवेज, उसके 2000 फॉलोअर्स हैं फेसबुक पे बस। और वो एक माया नाज, एक उसकी सोच, उसकी थॉट्स और रिसर्चर है। और डक्की भाई के फॉलोअर्स देख लें और परवेज हूद भाई के फॉलोअर्स देख लें। यही अलमी है ना। एक्चुअली ये ना मेन रीजन ये है कि अब देखिए नॉर्वे जो है ना, नॉर्वे की मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगा। नॉर्वे में हर बंदा एक लेवल पे है, सही है। असल सोसाइटी जिसको आप कहते हैं ना अमीर होना या सोसाइटी को रिच करना, वो वही चीज होती है कि आप सबको एक लेवल पे लेके आ गए हो। अब बिल्कुल इधर बिल्कुल। किसी को किसी की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैंने गाड़ी लेनी है मैं सुबह जाकर बैंक से ले आऊंगा, मैंने घर लेना मैं ले आऊंगा, जो मेरा साथ वाला खा रहा है वही मैं खा रहा हूँ। ठीक है। इन्होंने हर बंदे को, अगर एक कोई बंदा लाख कमा रहा है उसको भी इन्होंने टैक्स की छुरी मार के 50 पे ले आना है, अगर कोई 70 कमा रहा है वो भी 50 पे। तो असल जो होता है ना बिल्कुल कौमों की तरक्की या प्रोग्रेसिव जो होती है, वो यही चीज होती है कि पूरी कौम को एक लेवल पे लेके आना। हमारे अब उल्ट सिस्टम है, वहां पे वो कुछ लोग हैं जैसे यूट्यूबर्स हैं, माशाल्लाह ठीक है यार, अच्छी बात है, अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन वो ऊपर जा रहे हैं, बहुत अमीर हो रहे हैं। जो वो उनको देखने वाले हैं, जो वो सारे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो गरीब के गरीब ही हैं। तो ये बिल्कुल। चीज जो है, इस चीज को बदलना चाहिए। और इसी पे हमारा भी मिशन यही है, लोगों को एम्पावर करना जो है ना। हम ये जो स्कॉलरशिप के बारे में बताते हैं, सारा कुछ बताते हैं, इसमें यही है कि इसमें ये नहीं होगा कि आप रातों रात करोड़पति ऐसे हो जाओगे। ये सिर्फ ये है किस्म का, आपको हम बता रहे हैं हाउ टू कैच द फिश, और आपने आगे दूसरे बंदों को बताना है, और एक अपनी नेशन को एम्पावर करना है। कई तरीकों से आप बाहर जाके सर्व कर सकते हैं, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करेंगे, अच्छी जॉब्स होगी आपकी, सब कुछ होगा, या अपना कारोबार शुरू करेंगे, स्टार्टअप। और इंशाल्लाह कमिंग डेज पे अमर भाई हम इस पे भी करेंगे, थोड़ा सा वर्क करेंगे हम। स्टार्टअप्स का बताएंगे लोगों को कि किस तरह फंडिंग ली जा बिल्कुल सकती है, इस पे भी हम इसको भी गाइड करेंगे। और आज का टेक होम मैसेज यही है, खत्म करते हैं, काम काफी लंबा हो गया, कि कोई भी जगह जो है वो
बुरी नहीं होती, कोई भी नहीं होता। जो ओनली किसी भी जगह को अच्छा या बुरा बनाती है वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो लॉज होते हैं, जो लोगों को बाउंड करके रखते हैं और लोग उस पर चलते हैं, और वो ही चीज़ होती है जिसपे कोई भी कंट्री या कोई भी सिस्टम चलता है। तो हमारे मुल्क में जो मेन जो प्रॉब्लम यही आ रही है, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल नहीं है, उसके अलावा बाकी तो इश्यूज चलते रहते हैं। वो इशू नहीं है, अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाए तो बहुत ज़्यादा चीज़ें इंप्रूव हो जाए। तो आप मेहनत करें, ट्राई करें, हम अवेलेबल हैं। आप हमसे पूछें, किसी को भी मैसेज करें, हम गाइड करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, विदाउट एनी पैनी। कोई हमें इससे सरोकार नहीं है कि आप कोई हमें पे करें। तो उसमें यही रीज़न है कि आप ताकि कल को आप लोगों को गाइड करें। कोई कोई हमारी वजह से किसी का भला हो जाएगा तो हमें उससे खुशी होगी। तो थैंक यू सो मच। बिल्कुल। इंशाल्लाह मेरा टेक अवे मैसेज ये है कि जिस तरह असद भाई ने कहा कि जो यूट्यूबर्स हैं वो कमा रहे हैं और जो उनको देखते हैं वो कहाँ पे हैं, तो मैं यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की वो ट्रेनिंग ले रहा हूँ। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे उन्होंने मुझे ये बताया कि पूरी दुनिया की जो आबादी है वो 70% जो है पाकिस्तान, चाइना, इंडिया और ये जो बांग्लादेश ये वाले रीजन में है दुनिया की 70% आबादी। तो ऐसे ही है। उन्होंने कहा कि हम सिस्टम बना के इन इन मुल्कों से पैसा कमाते हैं, ठीक है, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो इसी तरह ये जो डकी बाई और सिस्ट्रोलॉजी, ये कुछ ही लोग हैं, 1% 2%। तो 98% जो लोग हैं इनको देख के अपना टाइम ज़ाया करते हैं। आप इनको बिल्कुल डिस्करेज करें, इनका जो कंटेंट होता है, ठीक है, अच्छे अच्छे कंटेंट को फॉलो करें। जैसे परवेज हूद भाई का मैं सुन रहा था, वो उसने फैसल पॉडकास्ट, वड़ाइच। हाँ, उसने पॉडकास्ट में कहा कि मेरे सिर्फ 2000 फॉलोअर्स हैं। और मैं सुन के हैरान रह गया कि यार ये इतना बड़ा साइंटिस्ट, इतनी अच्छी इसकी रिसर्च और इतनी अच्छी इसकी फिजिक्स में उसने जो नाम पैदा किया। तो मेरा ये टेक अवे मैसेज है कि रॉन्ग पर्सनैलिटी से इंस्पायर होना छोड़ें, ठीक है। और जिस तरह असद भाई ने कहा कि यहाँ पे सब कुछ एक बराबर है, तो जहाँ पे मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ वो वहाँ पे इसलिए ज़्यादा लोग जॉब नहीं करते कि अगर मैं ज़्यादा काम करूँगा तो ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में ये सब कुछ एक इक्वालिटी पे आए, ठीक है, ताकि हमारी कौम ये अमीरी, गरीबी, मोटिवेशन स्पीकर और ये सारी चीज़ों से बाहर निकले। आमीन तो आमीन। असद भाई बहुत शुक्रिया, महमूद भाई आपका भी। जी जी। इंशाल्लाह आपको दोबारा मैं इनवाइट करूंगा एक अच्छे टॉपिक के साथ, जैसे हाँ हाँ। स्टार्टअप्स का है। और असद भाई आज के सेशन में हमने इंटर्नशिप्स को कवर नहीं किया, वो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह तो हम नेक्स्ट टाइम उसको ना हम ताइवान के साथ करते हैं, क्योंकि इंटर्नशिप ताइवान में ज़्यादा आती हैं और उसमें हम ताइवान को इंशाल्लाह डील करते हैं, ताइवान में करते ठीक हैं। है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सबका, सब अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।